बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अब तो स्मॉग फिर भी कम हो गई है, इसकी आवाज़ को क्या हुआ है। व्यूअर्स, आई एम वन ऑफ दोज़ फ्यू पीपल, नॉट फ्यू पीपल, वन ऑफ दोज़ मैनी पीपल जो जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो फिर आवाज़ बैठ जाती है। तो कल ऐसा ही दिन था, इसलिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। बट सिंस इट्स अ लाइव शो, आपको पता है कि हमारी आपसे मुलाकात होती है, गपशप लगती है, हम बातचीत करते हैं, और क्योंकि है ही शो बातचीत का एंड देन इट्स अ डेली शो, तो जो भी हालत, जो भी कंडीशन होती है उसमें हम ऑनर आ ही जाते हैं, ऑब्वियसली ज़रा साफ़ सुथरे होके। सो आप सबको जुम्मा मुबारक। हमें भी दुआओं में याद रखना है, आप तो हर लम्हे हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, जब हम दुआओं की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं एक दूसरे को दुआओं में याद रखने की, तो जो लोग सबसे ज़्यादा हमें दुआओं में याद रखते हैं वो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, हमारी फैमिली के बड़े होते हैं। और व्यूअर्स, जेन्युइनली एक बात बताऊं, घर के बड़ों की और इन सीनियर्स की कदर सिर्फ तब आती है ज़िंदगी में जब हम खुद एक सर्टन एज पे पहुंचते हैं या फिर खुदा न खास्ता ये प्यारे प्यारे लोग हमसे बिछड़ जाते हैं। दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की। छोटी होती थी तो आई रिमेंबर मेरी नानो जो हैं वो लिटरली उन्होंने माओं की तरह हमें पाला। माई मदर वॉज अ सिंगल पेरेंट, तो इसलिए मामा नानों के साथ रहती थी और नानो बहुत प्यार करती थी, और क्योंकि मामा काम भी करती थी तो बेसिकली नानो देखती थी हमें। और जो लाड, जो प्यार, जो नखरे मेरी नानों ने उठाए, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी ने नहीं हमारे उसके बाद उठाए, और शायद कोई उठाएगा भी नहीं, क्योंकि नानियाँ, दादियाँ, दादा, नाना ये बड़े ख़ास, बड़े प्यारे लोग होते हैं। माँ बाप तो प्यार करते हैं, लेकिन उनसे कहीं गुना ज़्यादा ये लोग प्यार करते हैं। मैंने कहा, अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा मामा, मुझे तो चपेड़े लगा लगा के आप मेरा भुरकस निकाल देती थी, और बच्चों को मैं ज़रा सी गंदी घूरी भी मारूँ तो आप आगे से बोल पड़ती हैं कि मत करो और ये ना करो और वो ना करो, तो ये क्या बकवास है। मैंने कहा ये तो बड़ी ही अनफेयर बात है। उनको आप इतना अच्छा ट्रीट करती हैं मेरे बच्चों को, और मुझे आपने जो मेरे साथ किया। कहती है बेटा, औलाद से आप कितना को प्यार करते हो। मैंने कहा बहुत ज़्यादा। कहती तुम सोचो कि उस प्यार की इंतहा का जो अगला लेवल है वो ग्रैंड चिल्ड्रन है। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि ये आपके बच्चों के बच्चे हैं, यानी कि जो आपकी दिल की धड़कनें हैं उनकी ये धड़कनें हैं। सो है देयरफॉर आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो तो फिर आपके लिए कुछ और ही मखलूक और कोई और ही चीज़ होते हैं। थोड़ी बहुत तो समझ आई, लेकिन जेलसी मेरी वहीं पे खड़ी रही कि भाई मामा आप मेरी हैं, लाड आप उनको मेरे से ज़्यादा करती हैं। लेकिन होता यह है कि खैर, जब मेरी नानो, जब मैं 9 साल की थी, शी पास्ड अवे। व्यूअर्स, 9 साल की उम्र पे जिस लेवल का दुख और पेन महसूस किया नानो के जाने पे, मैं आपको नहीं बता सकती। 9 साल की मैं कितना को अरसे पहले होंगी, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है। आज भी वो दर्द याद है, और आज भी नानो याद हैं, और नानो की बातें याद हैं। थी भी वो बड़ी प्यारी सी, बड़ी ख़ास इंसान। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो पहला धचका लगा और पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यार बड़ों की और बुज़ुर्गों की क्या वैल्यू होती है। फिर मैं 21 साल की थी, मेरे अब्बू की डेथ हुई। बड़ी ट्रेजिडी थी, बड़े ट्रेजिक इंसिडेंट में उनकी डेथ हुई। अब्बू की डेथ हुई, तब जाके एहसास हुआ कि बाप की वैल्यू क्या होती है और बाप का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और फिर आगे जाके ज़िंदगी में मसाइल और प्रॉब्लम्स जब फेस की तो तब फिर बार बार हिट किया कि अगर मेरा बाप ज़िंदा होता तो मेरे साथ ये कभी ना होता, अगर मेरा बाप ज़िंदा होता तो ऐसी चीज़ ना होती। क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे सर के ऊपर से आपके छत उड़ गई है। अच्छा, इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हमज़ा पैदा हुआ, उसके कुछ साल बाद ही मेरी आमना चाची, मतलब खून का उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरे अब्बू की बेस्ट फ्रेंड की वाइफ अंजुम चाचू और आमना चाची, और लिटरली चचा से बढ़ के, मतलब खून से ज़्यादा बढ़ के उन लोगों ने प्यार दिया। अल्लाह ताला अंजुम चाचू को ज़िंदगी दे, सेहत दे। एक्चुअली दे आर, जिस ब्रांड की हम बात भी कुछ देर बात करने वाले हैं, रॉयल फ़ैन, उनके ओनर्स हैं। तो अंजुम चाचू, आमना चाची ने बहुत प्यार दिया। आमना चाची को कैंसर था। हमज़ा थिंक 4-5 साल का था तो आमना चाची की डेथ हो गई। फिर ऐसे लगा कि जैसे सर के ऊपर से छत उड़ गई। सो व्यूअर्स, ये जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना, जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये बहुत प्यारे लोग होते हैं, और जब रहते नहीं हैं ना तो तब वो याद आते हैं।
मुझे याद है डैडा बहुत स्ट्रिक्ट थे, हर बात पे डांटते थे, कभी कभी मारते भी थे। मुझे उनसे बड़े गिले थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो सारे गिले शिकवे ज़ीरो हो गए और सिर्फ रिग्रेट्स रह गई कि काश ताल्लुक़ बेहतर होता, काश ज़्यादा वक्त मिला होता। आमना चाची हमेशा ये नहीं ठीक करी, वो नहीं ठीक करी, हमज़ा को ऐसे देखो, हमज़ा को वैसे देखो। जो हमज़ा की मैंने ग्रूमिंग की, तरबियत की, उसका सारा क्रेडिट मैं आमना चाची को दूंगी, क्योंकि मेरे पीछे पड़ी लग रहती थी और डांटती रहती थी और मैं इतना उनसे नाराज़ होती थी और चिढ़ती थी। मैं कहती थी क्या है आमना चाची, आप मेरी माँ कम दुश्मन ज़्यादा हैं। और आज सोचती हूँ कि उससे ज़्यादा सगा शायद कम ही मेरा कोई था उस खातून से। बात यह है कि व्यूअर्स, ये जो हमारे घर के बड़े हैं ना, हमारे जो घर के बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी कदर करना, उनकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जुम्मा है, मैंने सोचा कि आज स्पेशली जब आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं जुम्मे की नमाज़ के बाद, तो प्लीज़ अपने फैमिली के उन बुज़ुर्गों को याद रखें और दुआओं में शामिल करें जो अब आपके साथ नहीं हैं, और उनको भी याद रखें जो इस वक्त दुनिया में हैं और आपके सर पे हैं, और आपके सर पे वो सलामत कायम रहें, आमीन। क्योंकि व्यूअर्स, उनके जाने के बाद आपको एहसास होता है, और जब खुद बड़ा बनना पड़ता है ना तो तब बड़ों की वैल्यू की आपको समझ आती है। जब आपको 70 चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। हम हमेशा सोचते हैं घर के बड़े क्या कर रहे होते हैं, बस घर पे ही होते हैं। आई एम सॉरी, वो सिर्फ घर पे नहीं होते, वो घर की हर चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, वो आपके रिश्ते मैनेज कर रहे होते हैं, आपकी औलाद को मैनेज कर रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा वैल्यू। और एक बात बताओ व्यूअर्स, अगर घर में सिर्फ बुज़ुर्ग हैं, वो चाहे कुछ भी नहीं कर रहे, उनके उस होने की जो बरकत है और उनके वहाँ पे होने से जो आपको तसल्ली होती है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। अब मेरी बड़ी बहन सईदा शहरबानो काजिम, मेरा नाम मेहरबानो है, सो हम सईदा मेहरबानो हो, सईदा शहरबानो, आपा। अब आपा और मैं हम साथ रहते हैं, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड और मैं और फिर आपा, हम साथ रहते हैं एज अ फैमिली। और मैं व्यूअर्स आपको बता नहीं सकती, मैं हर रोज़ अल्लाह मियाँ के सामने हाथ जोड़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह ताला, मुझे ऐसी बहन आपने अता की जो इतना प्यार देती है, इतना रिगार्ड देती है। अब देखिए, आपा कोई बुज़ुर्ग नहीं है, मेरे से सिर्फ 2 साल बड़ी हैं, लेकिन मेरे लिए घर में वो मेरी बड़ी हैं। और मेरे हस्बैंड जो मेरे से 13 साल बड़े हैं और आपा से 11 साल बड़े हैं, वो भी मेरी बहन को इस तरह रिस्पेक्ट देते हैं जिस तरह बड़ी बहन को देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें तो उनकी वो साली तो हैं, लेकिन बड़ी साली हैं, यानी कि बीवी की बड़ी बहन है, तो वो भी उनको इतनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड से लेके चलते हैं। और आपा ने जो बात कह दी व्यूअर्स, वो डन है, वही होगा, चाहे मेरा और फैसल का ओपिनियन कुछ भी हो। व्यूअर्स, कौन मतलब, क्योंकि वो इतना प्यार देती हैं। मैं इतना जो कॉन्फिडेंटली पिछले 3-4 साल से एक्टिंग भी फिर शुरू कर दी, काम भी फिर अपना प्रॉपर स्पीड से करना शुरू कर दिया, बिकॉज आपा हैं। मैं अगर सारा दिन बाहर भी होती हूँ तो मुझे पता है कि मेरी बच्चों की मासी, यानी कि मासी माँ से बढ़ के घर पे है। सो व्यूअर्स, अपनों को प्लीज़ वो मोहब्बत और प्यार और रिगार्ड दें। मैंने क्यों नाम ले लेके व्यूअर्स बात की। देखिए, माँ तो माँ है, माँ के पैरों तले जन्नत है। अल्लाह ताला मेरी माँ को मेरी सारी उम्र मेरे सर पे सलामत रखे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जिस पे सारे अपसेट भी हो जाते हैं, और मामा भी कहती हूँ कि मेरी अम्मी या मेरे किसी बड़े को कुछ होने से पहले अल्लाह मियाँ मुझे पहले उठा लेना। मेरे में अब सकत ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है कि मैं इस पेन को बर्दाश्त कर सकूँ। क्योंकि व्यूअर्स, ये बड़े प्यारे और बड़े अहम लोग होते हैं, और जब हमसे जुदा होते हैं तो व्यूअर्स, जिसने किसी अपने को खोया होता है ना, वही मेरी आज की बात समझ सकेगा। ऑनेस्टली, अब्बा की मार, अब्बा की डांट, अब्बा का बिहेवियर बहुत मुझे बुरा लगता था छोटे होते। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ। आज सोचती हूँ कि यार, उन्हीं की तरबियत थी ना कि जब कोई बड़ा आता है तो हम खड़े हो जाते हैं सलाम करने के लिए, जब कोई नज़र आता है चाहे छोटा हो बड़ा हो तो सलाम में पहल करते हैं। ये चीज़ें डैडा ने सिखाई। डांटते थे तो साथ में कुछ अच्छा भी तो साथ में सिखाते थे ना। और देखिए व्यूअर्स, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है याद रखने को, हमारे माँ बाप के लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है माँ बाप होने का। इसीलिए तो जब वो नाना नानी दादा दादी बन जाते हैं तो उनका रवैया ज़रा बेहतर हो जाता है। पहली बार तो जिस तरह मैं भी अपने बेटे हमज़ा को कहती हूँ कि यार हमज़ा, मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं मैंने क्या क्या भांड किए हैं तुम्हें पालते हुए बड़ा करते हुए, क्योंकि मेरा भी तो ये पहला एक्सपीरियंस था ना माँ होने का। मैं भी आई वॉज अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम। हसन और नूर की बारी मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरा मिजाज ठंडा है और इतनी मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, और हमज़ा अक्सर कहते हैं इनको तो कुछ नहीं कहती। मैं कहा पुत्र, तू पहली एक्सपेरिमेंट था।
सो बात ये है कि ये भी अंडरस्टैंड करें कि हमारे पेरेंट्स भी जब पेरेंट्स बने तो उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस था ना, और अब एक माँ होने के नाते कितनी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कितनी ऊंच नीच की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज के दिन नहीं हमेशा के लिए, माँ बाप, भाई बहन, स्पेशली जो आपके घर के बड़े हैं, अब ये बात मैं इंडस्ट्री में भी कन्वर्ट करूँगी। व्यूअर्स, हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ पे गुस्ताखी बहुत ज़्यादा होती है, और ये वही इंडस्ट्री है जिसके अदब और तहज़ीब का एग्ज़ाम्पल दिया जाता था। आज जूनियर आर्टिस्ट सीनियर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। अब जूनियर से मुराद ये है कि वो आर्टिस्ट जो इस वक्त मेन लीड पे स्टार बन के आ रहे हैं, यानी कि हीरो और हीरोइन। आई एम सॉरी, जब हीरोइन के कैरेक्टर्स में मैं आती थी, अभी भी कभी ऑन एंड ऑफ आती हूँ, बट ऑब्वियसली अब मैंने को 25 साल की या 22 साल की लड़की का रोल तो नहीं प्ले करना, मैं पागल तो नहीं हूँ, 18 साल का मेरा अपना जवान बच्चा है। सो द पॉइंट इज़ दैट जब मैं भी एक्टिंग करती थी तो कोई सीनियर आता था, फ़ौरन खड़े हो जाते थे, किसी को कुछ कहने, वो आपकी तरफ देखे ना देखें, हम खड़े होकर वेट करते थे कि वो सबको मिल लेंगे, हमारी बारी आएगी, हम सलाम करेंगे, वो बैठेंगे तो हम बैठेंगे। और चाहे 50 खाली सीट होती थी तो अपनी सीट हमें, सर आप प्लीज़ बैठे ना, आप प्लीज़ आए ना, आप बैठे ना, हमारी ये प्रायोरिटीज़ होती थी। आज सीनियर एंटर हुआ है कुर्सी पे, इधर टांग एक तरफ लटकाई हुई है, जूनियर ने दूसरी तरफ बैठ के कोई सिगरेट पी रहा है, कोई वेप पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कोई कंसर्न ही नहीं है कि ये हमारे सीनियर्स हैं, ये इंडस्ट्री बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों की वजह से हमारे लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं इस फील्ड में। सो सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट घर में भी करनी है और काम पे भी करनी है। और देखें, ये जो एक एटीट्यूड है ना कि ओ आई एम अ यंग पर्सन, तो मैं मार्केटिंग हेड आ गया तो मैं बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ। ओ भाई, आप मार्केटिंग हेड हैं तो जो आपसे सीनियर्स हैं, जो आपसे पहले काम कर चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। जो चीज़ें आप ऑन ग्राउंड सीखते हैं लाइफ और एक्सपीरियंस से, आपका ब्रेन कितना भी तेज़ चलता हो, एक्सपीरियंस को नहीं वो कन्वर्ट कर सकता। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि काम हो या घर हो, बड़ों की, बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करना, उनको रिगार्ड देना और उनको अपने साथ लेके चलना, और साथ लेके चलने में उनको ये महसूस कराना कि आप हमसे हमेशा 1 या 2 कदम आगे हैं। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से एक बेहतर तरीका है ज़िंदगी को जीने का। अगेन, ये मेरी अपनी नाक़िसी राय है, मैंने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आपके साथ इसलिए शेयर किए। ये तो कुछ लोग हैं, बहुत से लोग गए ज़िंदगी से व्यूअर्स, बहुत से लोग, क्योंकि देखिए ज़िंदगी मौत की कोई गारंटी नहीं है, और जब आपने जाना है आपने जाना है। लेकिन जब कोई बड़ा इस दुनिया से रुखसत हो तो इस खुशी और इस सोच के साथ रुखसत हो कि मेरे इर्द गिर्द वाले मुझे बड़ा प्यार करते हैं, तो शायद रूह भी सुकून से निकल जाए। सो बड़ों को तकलीफ़ ना दें, उनको उनके ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर दें। देखिए, यंगर ईयर्स में, टीन्स में मैंने भी बड़ा तंग किया अपने घर वालों को, हद से ज़्यादा किया, 20s में भी बड़ा तंग किया, फिर जाके कहीं मैं थोड़ा सा सेटल डाउन हुई। यंगर ईयर्स में होते हैं भंड, लेकिन जब इतना शऊर और इतने दिमाग में आपकी कैपेसिटी आ जाए टू अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ अपने बड़ों को वैल्यू ज़रूर दें। और काम की कैपेसिटी में प्लीज़, सीनियर्स ऐसे भी हैं इस फील्ड के अंदर जिन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि जूनियर्स बदतमीज़ी बहुत करते थे, और ऐसे हमने स्टोरीज़ भी सोशल मीडिया पे भी सुनी और अदरवाइज़ भी हमें पता चली। सो प्लीज़, बड़ों को, बड़े सिर्फ एक चीज़ के मोहताज होते हैं, वो होती है इज़्ज़त, और अगर हम इज़्ज़त भी नहीं दे सकते तो आई एम सॉरी, पंजाबी में जैसे कहते हैं, फिर फिटे मुँह हमारा। आइए बढ़ते हैं ज़रा किचन की तरफ। हमारी प्यारी सी लाडो रानी जो है, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी राय आज के टॉपिक के बारे में क्या है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा है। गले का तो मैंने बेड़ा गर्क ही कर दिया ना आज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ये राय है कि बिल्कुल आपको अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे आप जौन सी मर्ज़ी डेजिग्नेशन पे हो या जौन सी मर्ज़ी पोस्ट पे हो। सीनियर तो सीनियर है ना, जिस तरह आपके घर में लाइक आपके पेरेंट्स आपके सीनियर, आप उनकी जिस तरह रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ सकते, तो आप अपने जो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना कैसे छोड़ सकते हैं। अब एक 50+ है, ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट टू योर पेरेंट्स हैं, तो उसको डिसरिस्पेक्ट करना या उसको मतलब कि एक प्रोटोकॉल ही होता है ना, उस तरह से प्रोटोकॉल देना, अगर आप खड़े होके अच्छे तरीके से सलाम कर देंगे, सो दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा आप ये देखो बेटे कि आजकल आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, व्यूअर्स मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओ अम्मा उठो, ये काम करो, ये जिस तरह के आजकल व्लॉगर्स और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, आए आए अम्मा तुसी तो बड़ी बेवकूफ़ हो। भाई, कौन अपनी माँ को बेवकूफ़ बुलाता है? ये किस किस्म की लैंग्वेज है, ये किस किस्म की गुफ्तगू है? और चुप करो तुसी माँ जी, एक्सक्यूज़ मी, ये कौन सी कूलनेस है, ये कौन सी तमीज़ है?
पहले तो ये होता था कि घरों की मतलब दीवारों को ही पता होता था कि आप क्या बदतमीजियां कर रहे हैं। अब अपने पब्लिकली माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू हाँ, कर दी है। मतलब अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो अच्छा मैसेज कन्वे करो, ना कि आप अपने व्यूअर्स को या ऑडियंस को इस तरह से एंगेज करो कि वो भी यही, क्योंकि आजकल जितनी भी यूथ है ऑब्वियसली वो अपने व्लॉगर्स या सेलिब्रिटीज़ की चीज़ें ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो मैसेजेस को अच्छे तरीके से कन्वे किया जाए ताकि जो देखने वाला है उस पर मतलब वो बच्चे भी हो सकते बेटा हैं, बड़े आप भी भी हो सकते होस्टिंग हैं। करते हो, आप भी होस्टिंग करते हो, लिमिट्स के अंदर रह के करते हो, मतलब बड़े छोटे का लिहाज करते हुए। नाउ द फैक्ट इज इवन छोटों के साथ आपने सर्टन तरीके से बात नहीं करनी। लोग बच्चों को चपेट लगा रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं अपने व्लॉग्स के अंदर। मतलब हर बंदा एक ही चीज़ का मोहताज होता है व्यूअर्स, वो होती है रिस्पेक्ट। और अगर आप रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते तो फिर आपको सीरियसली एनालाइज करना चाहिए कि आप इंसान के ही बच्चे हैं या किसी और मखलूक के। खैर किचन की तरफ तो हम आएंगे, ये बता दो कि आज बनाओगे क्या किचन में? आज हम बना रहे हैं तंदूरी कढ़ाई और साथ में बादामी खीर। खीर तो मैं ही बनाऊंगी क्योंकि मीठे का जिम्मा हमेशा मेरा ही होता है ऑब्वियसली। और जहाँ पे मीठे के जिम्मे की बात करें तो एक और चीज़ जिसको मैं अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ व्यूअर्स, वो है रॉयल का फर्स्ट एयर प्योरीफायर। ये कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान है, हाई एफिशिएंसी 4 लेयर फिल्टर। मैंने लास्ट टाइम भी खोल के दिखाया था, आज भी आपको दिखाऊंगी। अभी इसका मैंने कवर किसी वजह से उतारा है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू, क्योंकि मैंने खुद भी ये ख़रीदे हुए इसलिए मुझे इसकी पूरी मैकेनिकी का पता है। इसके अंदर 4 लेयर्स हैं व्यूअर्स। एक जो ये वाला लेयर है ये फ्रंट का लेयर है, ठीक है, ये आपके इनिशियल पार्टिकल्स को पकड़ता है। अच्छा, ये आपका एक लेयर आ गया, फिर ये एक और लेयर आ गया, फिर इसके अंदर एक और लेयर आ गया और उसके बाद एंड पे चौथा लेयर आ गया। यानी कि 4 लेयर्स की फिल्टरिंग। आप ये देखें कि आजकल जो आप दूसरे वाले फ़िल्टर्स देखते हैं जैसे कि वाटर फ़िल्टर वगैरह देखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेयर्स होते हैं फ़िल्टर्स के। इसके अंदर माशाल्लाह इतने लेयर्स हैं फ़िल्टर्स के कि ये आपको हर तरह के जो इश्यूज़ हैं उससे सेव कर लेता है। देखिए, क्लीन एयर हर इंसान का एक बेसिक राइट है, ठीक है, और जब हम क्लीन एयर, और बाय द वे इसको यूज़ करना नहायत आसान, कोई इश्यूज़ नहीं है आपके सामने। और इसके फ़िल्टर को जब आपने क्लीन करना है तो वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं और बड़े ही आराम से और बड़ा ही प्रोफेशनली मेड एक डिवाइस। ये देखें, देयर यू गो। मतलब घर में खातून हैं, बच्चे हैं, कोई भी इसको रेडी कर सकता है। अब इसके जो 4 लेयर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला जो है वो फ़िल्टर बड़े पार्टिकल्स को, बाल हो गए, पेट का फर हो गया, डस्ट वगैरह हो गया। अगला जो लेयर दिखाया वो है एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर। उसके अंदर जो है पार्टिकल्स, डस्ट, बैक्टीरिया टाइप और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तीसरा जो लेयर है वो ट्रू हेपा H13 फ़िल्टर है। ये 99.97 एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो 0.3 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, जैसे कि स्मोक होता है। बहुत से लोग घरों के अंदर बैठ के सिगरेट पीते हैं, वेप शेप पीते हैं, अव्वल तो प्लीज़ ना पिएं, बुरा है सेहत के लिए। पॉलन हो गया और अदर एलर्जेंस, तो जिनको एलर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है स्पेशली पॉलन सीजन में, तीसरा लेयर उसको कवर करता है। एंड चौथा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ये बेसिकली रिमूव करता है VOCs, और जिस तरह स्मेल आ जाती है, ओडर्स आ जाते हैं, गैस वगैरह कभी लीक कर जाती है, तो वो इन सब चीज़ों को कैच करता है। अब इतना बेहतरीन रॉयल का एयर प्योरीफायर आप सोचेंगे पता नहीं लाखों का होगा, बिल्कुल भी लाखों का नहीं है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप वेबसाइट पे भी जाके ख़रीद सकते हैं और किसी स्टोर से भी ले सकते हैं। बट रॉयल का ये बेहतरीन फर्स्ट एयर प्योरीफायर, एंड ये पाकिस्तान में मेड है और पाकिस्तान की ज़रूरियात के हिसाब से। यूजुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि जी ये चीज़ इंपोर्टेड बड़ी अच्छी है, वो चीज़ इंपोर्टेड बहुत अच्छी है, लेकिन रॉयल का ये एयर प्योरीफायर पाकिस्तान में जो स्मॉग के हालात हैं और जो इस वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको मद्देनज़र रख के बनाया गया है। इससे बाहर का आप एयर प्योरीफायर या एयर फिल्टर ले भी आएंगे तो उसका प्रॉब्लम सिर्फ ये होगा कि वो बाहर के हिसाब से कि थोड़ी सी एयर क्वालिटी ख़राब हो। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशिया में ख़राब हुआ है उसको केटर करता है अपने 4 डिफरेंट लेयर्स से, और अफोर्डेबल है और इम्पोर्टेड से कई गुना ज़्यादा सस्ता। तो आप भी रॉयल के इस एयर प्योरीफायर को घर लेके आए और अपनी ज़िंदगी को और अपनी सांसों को आसान बनाएं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं खीर बनाऊंगी और मैडम जो है वो बनाएंगी अपनी कढ़ाई, अपनी नहीं कढ़ाई, चिकन की कढ़ाई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और आज का प्रोग्राम जो है वो शुरू तो बड़ा हैप्पी नोट पे किया, फिर इतनी सीरियस बातों में चले गए कि सारे डिप्रेशन में ही चले गए। आप भी सैड हो गई थी। हाँ, ऐसे ही है। क्या मसला है तुम्हें?
नहीं, कुछ भी नहीं। हजारों गम ऐसे होते हैं मेरा बच्चा। बात ये है कि आप लोगों की एज पे जब बंदा होता है ना, तब अगर इंसान ये चीज़ें रियलाइज कर ले तो फिर मेरी एज पे आके बंदा इस पैनिक में नहीं जाता कि यार मैंने ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया। रिग्रेट्स से जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका ये है कि रिग्रेट्स ना हो, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट। एंड द फैक्ट इज जो माँ गुजर की गया, वो कदर गुजर कब आई? जब मैं खुद माँ बनी। अब माँ जब तक बनी उससे पहले का जो टाइम फ्रेम था वो, सो द फैक्ट इज जो पहले समझ जाते हैं उनकी जिंदगियां भी सौखी गुजरती हैं। इवन अम्मास का डायलॉग भी होता है, जब तुम माँ बनोगी ना तब समझोगी। एग्जैक्टली अच्छा, सो मेरा बेटा सेट वाली मामा की अब बात सुनो। आपने मामा। हमें सबसे पहले रेसिपी मेरी बेटी बतानी है खीर की। मैं सिर्फ इतना बता दूं क्योंकि हम ऑन एयर आपके सब चीज़ें करते हैं, तो ये मैं अभी मिल्क डाल रही हूँ अंदर कुक होने के लिए थोड़ा सा, जिसको हम काढ़ना भी कहते हैं, और इसकी मैं अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देती हूँ। तब तक आप सबसे पहले खीर के इंग्रेडिएंट्स Okay. बता दें। सो टुडे वी आर मेकिंग बादामी खीर। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो है दूध 1 लीटर, चावल 4 खाने के चम्मच, चीनी 4 खाने के चम्मच, बादाम 1/4 कप, इलायची 2 से 3 अदद, क्योरा एसेंस हस्ब ज़रूरत। और 1 चुटकी नमक की। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम 1 चुटकी नमक के साथ डालते हैं तो जो चीनी की मिठास होती है, बहुत से लोग आजकल ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं या मुनासिब चीनी, बट जब ज़्यादा चीनी डाल देते हैं तो वो एक अजीब सा ना यहाँ पे दांतों पे मिठास और गले में जाके लगती है। जब आप 1 चुटकी नमक डाल देते हैं तो वो बैलेंस में आ जाती है। बट रिक्वेस्ट यही करूँगी व्यूअर्स कि अगर नॉर्मली चाय के कप में 2 चम्मच चीनी लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके 1 चम्मच पे ले आएँ, बिल्कुल। आधे चम्मच पे ले आएँ। चीनी को पूरी दुनिया में वाइट पॉइजन कहा जाता है। हम भी अगर ये पल्ले बांध दें, और यही खीर आप बाय द वे शक्कर से भी बना सकते हैं, अब इसी कलर उसका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, या फिर शहद भी डाल सकते हैं शहद भी बिल्कुल डाल एंड सकते में। हैं। आपने खीर पूरी पका ली और एंड में आपने शहद डाल के मिक्स कर लिया तो वो भी कर सकते हैं। और बाय द वे खीर जनरली बच्चों के लिए भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल अच्छी एक हेल्दी डिज़र्ट है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। दूसरी रेसिपी की तरफ हम जा रहे हैं, वो है तंदूरी कढ़ाई। और जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मुर्ग का गोश्त 1 किलो, लहसुन 8 से 10 जवे, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पानी आधा कप, टमाटर 800 ग्राम, सूखा धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दही आधा कप, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, कोयला 1 अदद फॉर स्मोक। सो जो इसका मेथड है वो ये है कि आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद उसमें आपने अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करनी है। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके उसमें आपने चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करने के बाद उसमें नमक डालना है। नमक डाल के उसकी अच्छे से आपने भुनाई करना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और वो 20 to 30% कुकड हो कितना ऑयल जाएगा। डालूं बेटा? हाँ जी, इतना इनफ है। देन जब वो 20 to 30% कुकड हो जाएगा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे टमाटोज़ या टमाटोज़ प्यूरी। टमाटोज़ प्यूरी कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। टमाटर्स अच्छे से ब्लेंड होंगे, वो नज़र नहीं आएंगे बाद में। और उसको पकाते जाना है जब तक जो पानी होगा, जो टमाटर का पानी होगा वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और चिकन की भी अच्छे से भुनाई होने लग जाएगी। और जैसे पानी ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आने लग जाएगा, आपने उस पॉइंट पे दही ऐड कर देना है। दही ऐड करके उसकी अच्छे तरीके से आपने अगेन भुनाई करनी है। अगेन भुनाई करने के बाद आपने गार्निशिंग करनी है हरी मिर्ची के साथ, धनिए के साथ, और लास्ट पे आपने जो है कोयले का स्मोक दे देना है। और वो 5 to 6 मिनट्स के लिए आप उसको अपना चूल्हा बिल्कुल बंद कर दें। और बंद करने के बाद उसमें आपने स्मोक देने के बाद 5 मिनट के बाद इट्स रेडी टू ईट। दैट्स इट। अच्छा बेटे, अदरक लहसुन की पेस्ट किधर है? अदरक लहसुन की पेस्ट भी मैंने इसी के अंदर ब्लेंड कर दी, तो हम ये सारा कुछ एक ही साथ एक ही साथ डाल दी। सबसे पहले ये जाएगा या पहले अब आप नहीं, पहले चिकन जाएगा। चिकन पहले चिकन डाल? यस। क्विक रेसिपी की तरफ जाना है तो एक Quick बेहतरीन recipe की ऑप्शन तरफ है। जाना है। तो हम चिकन को पानी चिकन का पानी सबसे पहले याद रखिएगा कि चिकन का पानी मैक्सिमम आपने चिकन का पानी निकाल के, और अगर आप इसको छन्नी में डाल देते हैं तो वो बेहतरीन ऑप्शन होता है जिसमें हम चावल छानते हैं, ऑल ऑफ दैट, क्योंकि चिकन बेचारे का पानी निकलता ही रहता है ऑल थ्रू। ये भी हम फ्री कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम नमक डालेंगे थोड़ा सा। बस इस पॉइंट पे आपने इतना ही डालना है, बाद में कम ज़्यादा वो बाद में देखिएगा। क्योंकि नमक आप डाल देते हैं ना तो वो अब्जॉर्ब, वो थोड़ा सा ना फ्लेवर नमक का अंदर आ जाता है बिल्कुल। चिकन के अंदर भी। ये अब हमने चिकन भी डाल दी। ये वहाँ पे साबुत हम- गरम मसाला है, दालचीनी, 1 तेज़पत्ता और ज़ीरा। अच्छा, दूध गर्म हो गया है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ
कि हम अब डालने लगे हैं ये। अब आप कहेंगे कि ये क्या अजीब सी एक चीज़ डाली जा रही है। बेसिकली ये है बादाम और चावल। इसको क्योंकि ये बादामी खीर हम बना रहे हैं तो हमने बादाम और वो चावल जो है इलायची भी, लेकिन और इलायची भी, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा रखा है थिक, एज इन थोड़ा सा रखा है उसके अंदर वाटरी रखा है, क्योंकि अभी हमने इसमें चावल भी कुक करने हैं, राइट। और मेक श्योर के सारा और कच्चे चावल हैं, पके हुए चावल नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, घर में चावल बने हुए होते हैं तो पके हुए चावल जो है वो उनको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। पके हुए चावल आपने नहीं यूज़ करने, उसको इसके अंदर कुक होने दें ताकि उसके अंदर एक जो कहते हैं गाढ़ी हो जाए सही तरीके से। जब आप कुक चावल डालते हैं तो आधी उसकी स्टार्च निकल चुकी होती है तो वो गाढ़ा नहीं होता, और एक वो वैसे फ्लेवर भी डेवलप नहीं होता खीर वाला। और अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, पके हुए चावल डाल देते हैं और कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। प्लीज़ ये वाले जुगाड़ ना मारा करें। कॉर्नफ्लावर का अपना ही एक मखसूस फ्लेवर होता है जो नहीं मज़े का होता। खीर को खीर के तरीके से ही पकाएं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट फ्लेवरफुल रहता है। भाई टाइम कंज्यूमिंग का है, 1 घंटे मैक्सिमम घंटा आप कुक करेंगे और वो रेडी हो जाएगा। और ये मैं मैक्सिमम कह रही हूँ, चावल आप वैसे ही कच्चे जो हैं वो ग्राइंड कर रहे हैं। जब आप कच्चे चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं तो उनकी कुकिंग का टाइम वैसे ही आधा हो जाता है। बिल्कुल। बट आपने जैसे कि मुझे कहा कि मैंने कहा कि ना दूध में ही ग्राइंड करेंगे, तो आपने कहा नहीं, आप ही थोड़ा सा उसमें पानी डालना है ताकि वो बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिक ना हो जाए। और चावल भी हमने इतने ही डाले हैं, बिल्कुल 4 टेबलस्पून। हाँ। ये आप बिल्कुल एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है। अगर आप 1 लीटर दूध की खीर बनानी है तो आपने 4 टेबलस्पून डालना है। जितने लीटर्स बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी 4 टेबलस्पून इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है। बिल्कुल। यहाँ पे हम अपनी चिकन को पका रहे हैं। अब देखिए व्यूअर्स, घर में मेहमान हैं, समझ नहीं आ रही है कि क्या करें। एक अब आपके गेस्ट, मेरे तो हस्बैंड का अक्सर ये होता है, 6 बजे फ़ोन आ जाएगा कि जानी 6 लोग आ रहे हैं खाने पे, कुछ मैनेज हो जाएगा। मैंने कौन सा कहना है कि नहीं हो जाएगा। अब मेहमानों को ये तो नहीं कह सकते ना कि आप नहीं आ सकते क्योंकि मेरी बीवी कह रही है कि आप आपके लिए मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़े अच्छा ऑप्शन है। आपने साइड पे खीर चढ़ा दी पकने के लिए, और एक साइड पे इस तरह से कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी। कढ़ाई और खीर से बेहतर क्या मेन्यू है। बिल्कुल। साथ में रायता, सैलेड वगैरह सारी चीज़ें। या अगर बहुत दिल चाह रहा है तो आपने मटर वाले चावल बना लिए साथ, तो राइस भी हो गए, एक चिकन की कढ़ाई हो गई, साथ में आपने रोटी भी सर्व कर दी। ऐसे ही है। मटर सबके फ्रीज़र में आजकल पड़े होते हैं फ्रोज़न, तो वो भी क्विक सी रेसिपी है। अच्छा, एक और चीज़, मटर के चावल जिस तरह बनते हैं उसी तरह आप सब्ज़ी वाले चावल भी बना सकते हैं। आजकल फ्रोज़न में आपको, मैं तो एक बात ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि हर चीज़ फ्रेश यूज़ करें, लेकिन क्योंकि आजकल हर चीज़ को फ्रेश यूटिलाइज करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, बिल्कुल लास्ट मिनट पे नहीं समझ आती। तो फ्रोजन वेजिटेबल्स बहुत से लोग जो हैं रेडीमेड आपको साफ़ सुथरी मिल जाती हैं कटा, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वो भी एक ऑप्शन आ जाता है। ये मेरे पास हल्दी आ गई। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी चीज़ों को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलें। बिल्कुल। आप अगर किचन में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे आपको कभी कोई इशू नहीं होगा। पता है, बुज़ुर्गों की बात करें, जब छोटे होते थे तो बड़े 8-8 डिशें खुद तैयार कर लेते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज हमारे से 2 चीज़ें नहीं बनती क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मसला ये है ना कि आपने रीलें और वीडियो ज़्यादा देखनी और इन चीज़ों पे आपने कम तवज्जो देनी है। हालांकि बहुत इजी है, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रेप करके रखें और इन चीज़ों को अगर आप फ्रीज़ करें तो ठीक है, समझ भी आता है। जिस तरह कि अदरक लहसुन पेस्ट हो गया, प्याज हो गया, तो बस कुछ अच्छा, भी बनाना। अनियंस नहीं डालने? नहीं, इसके अंदर अनियंस नहीं ऐड करना है, प्याज नहीं डालते, ठीक है। ये मैं सैलेड के लिए कट कर रही हूँ। नहीं, मैं वैसे कंफर्म करना चाह रही थी ना कि हम इसमें अनियंस डालेंगे कि नहीं डालेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब देखिए, ये कोई इतनी औखी चीज़ें नहीं है। अगर मैं मॉर्निंग शो होस्ट करते हुए किचन में आके ये काम कर सकती हूँ तो व्यूअर्स, हम लोग ज़िंदगी में जिस भी चीज़ में मसरूफ़ है उसको करते हुए ये काम कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मेरी तो एक दोस्त है, मतलब वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि वो जहाँ जॉब करती है ना, वो उसके घर से शायद कोई 5 मिनट्स के रास्ते पे है। लकी है, वरना डिस्टेंसेस इतने होते हैं। तो वो क्या करती है कि वो गई, काम शाम उसने किया, उसके बाद बीच में दोपहर को जो लंच टाइम होता है उस टाइम घर आके बच्चों को खाना शाना खिला के और फिर वो निकल जाती है। और जब वो बच्चों को खाना शाना खिला रही होती है तो वो रात का खाने की चीज़ें रेडी करके चली जाती है, सही सारी चीज़ें सेट कर जाती है। मैं अक्सर मैंने उससे पूछा कि यार तुम कैसे कहती है? यार जुगन, अगर लंबी चौड़ी कोई चीज़ बनानी है तो उसकी आधी तैयारी कर देती हूँ। अगर कोई ऐसा सालन या ग्रेवी बनानी है तो वो बच्चे खाना खा रहे होते, चीज़ें कर रहे होते, मैं चढ़ा देती हूँ। सही। अब ये चिकन का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है, 20 to 30% इस पॉइंट पे ही कुक हो गया है। तो अब इसमें मैं ये टमाटो प्यूरी और अदरक लहसुन पेस्ट भी बिल्कुल इसी में ब्लेंड है। आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। ये ले,
ये मैंने इसलिए बताया कि जिस तरह कि बिल्कुल आपको इजी और क्विक रेसिपी चाहिए तो परफेक्ट है ये। देखो इजी एंड क्विक रेसिपी चाहिए होती है, लंबी चौड़ी जो रेसिपीज़ होती हैं आपको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। आजकल टाइम ही तो किसी के पास नहीं है। अच्छा, Exactly. मैं यहाँ पे खीर की एक बात बताऊंगी। खीर हल्की हल्की गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। ये जब तक गाढ़ी होगी तब तक हमारे चावल भी कुक हो चुके होंगे। इस स्टेज पे जब चावल कुक हो चुके होंगे और खीर उस कंसिस्टेंसी पे पहुँचने वाली होगी, उस पे मैं चीनी डालूंगी। अगर आप बहुत पहले चीनी डाल देते हैं तो होता ये है कि आपको पता नहीं चलता कि कितनी शुगर आपको ज़रूरत है। हस्बे जायका लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कुछ कम। हाँ, इतना ज़रूर करूँगी कि अभी इसमें मैं फॉर एग्जांपल 2 या 3 टेबलस्पून डाल दूँगी क्योंकि उतना एक रीज़नेबल अमाउंट है। उसके ऊपर अगर कुछ कमी बेशी होगी तो वो हम कवर कर लेंगे। क्योंकि अभी ये जो दूध है इसकी ऑब्वियसली जो क्वांटिटी है वो अभी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, कम इतनी होगी। मेंटेन नहीं रहेगी, तो उस हिसाब से आपने चीनी डालनी। अगर पहले डाल देंगे तो वो तब आपको बहुत हल्का लगेगा, बाद में बहुत मीठा लगेगा। तो यही सारी चीज़ें 3 चलती रहेंगी। टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिए जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड कि वो अंदर मेल्ट हो जाए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा नमक नमक मज़ीद और हाँ, और ये रहा हमारे पास गरम मसाला। अच्छा, हर बंदे के ना हाथ में अपनी चीज़ का मज़ा होता है। मीठा मेरा डिपार्टमेंट है हाँ, ओनली, मतलब खाना इतना मैं मज़े का नहीं बनाती बट डिज़र्ट में हाथ अच्छा। लाल मिर्च पाउडर। और पारण इन्नी मिर्चा की कर रहे हो पुत्र, साडा मुंह साड़ना है। जब तक राइस स्पाइसी ना हो वो नहीं, मैं आई एम सॉरी, एनी वाइब नहीं आती। वाइब नहीं आती। और मिर्ची डालिए मैं मारूंगी। नहीं नहीं, ये सूखा धनिया पाउडर और ये रही हल्दी। अभी ये अच्छा खासा व्यूअर्स कोकोन है, कवर खोल के, और हल्दी। बस अब आपने इसको कुछ नहीं करना, कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, अब इसको कुक करने के लिए छोड़ देना है। और अगर क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है तो आप अगर को खुला करेंगे तो फिर ज़रा उसका पानी भी वो हो जाएगा, क्योंकि चिकन को इतना टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। हाँ, अगर मटन या बीफ बना रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली, जैसे हमने कवर रखा हुआ है तो आप कवर समेत उसको चढ़ा दें। अब खीर भी देखें अपने एंड पे कुक हो रही है, वो भी हो रही है। लिटरली जब तक आपकी कढ़ाई रेडी होगी, आपने अपना रायता सैलेड तैयार कर लिया होगा, आपकी खीर भी डन होगी। और पहले, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले खीर को रेडी करें या मीठे को रेडी करें जो ठंडा होना होता है, राइट? क्योंकि आपका डिज़र्ट चिल्ड ही अच्छा लगता हाँ, है। तो सबसे पहले आपने ये करके इसको फ्रिज में डाल दिया, उसके बाद आपने अपने बाकी के काम कर लिए। अब इसके ऊपर आप सोने का वर्क भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ बादाम हमने साइड पे छोड़े गार्निशिंग हैं करनी जिनको है। हम कट करके इनसे गार्निशिंग कर लेंगे। एंड कुछ हमने केवड़ा का एसेंस रखा है, अगर आपने डालना है तो आप ज़रूर डालें, अगर आपने नहीं डालना तो वो भी आपकी अपनी। इसमें क्योरा एसेंस भी डाल सकते हैं और आलमंड एसेंस भी डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान भी। आलमंड एसेंस से आपकी खीर के जो बादामी खीर जो उसका नाम है उससे और एनहांस हो जाएगा उसका फ्लेवर। बट अगेन इतना भी काफ़ी है, पहले हाँ। ऐसे ही होता था। बिल्कुल, तब केवड़ा भी एसेंस लोग- नहीं हाँ, होते थे। तो मेरा ख्याल है कि केवड़ा का एसेंस अगर तो पसंद है, क्योंकि बड़े लोगों को नहीं पसंद आता। मेरे घर में खीर बने, केवड़ा एसेंस डालते हैं, बच्चे नहीं खाते, उनको पसंद ही नहीं आती। तो ये यहाँ पे देखें ना, खीर भी थोड़ी सी देखें थिकनेस आनी शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा वो लगना शुरू हो गया है। बट आपने चम्मच हिलाते रहना है प्लीज़, क्योंकि दूध की चीज़ है, अगर वो लग गई ना नीचे, तो आपकी मेहनत। हाँ जी, सारी बेकार। आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। अभी खीर को हमने अच्छा खासा कुक करना है। यहाँ पे हमारी कढ़ाई कुक हो रही है और साथ साथ आप सैलेड तैयार करिए। तरीका यही है व्यूअर्स चीज़ें करने का, और मिलजुल के करें। अब जैसे दो बहनें किचन में खड़े होकर साथ बना लें, अम्मी के साथ, मतलब बंदा खड़ा होकर हेल्प करा दे तो बड़ा इजी हो जाता है इंसान। अम्मी ने जैसे कढ़ाई बना ली, बेटी ने ये खीर बना ली और बता दी कि ये इंग्रेडिएंट्स जाने, तो वो बस चम्मच हिलाती जाएगी और साथ साथ चीज़ तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। ओके गाइस, हमें जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ खूबसूरती की भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और उनसे भी, डॉक्टर रीज ने हमें ज्वाइन करना है, उनसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो बड़े बूढ़े हमें मशवरे देते थे बचपन में कि देसी घी की मालिश करवानी चाहिए, सिर पे तेल लगाना चाहिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए ये चीज़ें मिक्स करके हल्दी चल्दी के उपटन बना के लगाएं, क्या ये चीज़ें एक्चुअली हमारी स्किन और ब्यूटी के लिए कारआमद होती हैं? वैसे तो जो बड़े कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन मज़ीद इसके ऊपर चेकिंग करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुलाकात तो इनसे मेरी प्रोग्राम पे ही हुई थी एज कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन
दोस्ती इतनी हो गई है कि लगता है कि जैसे शायद मेरी कोई बचपन की दोस्त है, जिस तरह मेरी दोस्त मनाल है, फराजे है, सनम है, मशल है। लिटरली मुझे लगता है कि जैसे मुझे कोई अपनी बचपन की खोई हुई सहेली मिल गई। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी, और इन्हीं से मैं अपनी, जो मैंने आपको बताया ना व्यूअर्स के छाइयों का मेरा इशू था वटेवर, इन्हीं से मैं अपनी ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ। उन्होंने मुझे मना किया हुआ तुमने नहीं बताना, लेकिन मैं तो हर किसी को बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है। देखिए, प्रोडक्ट्स आप कितने भी इस्तेमाल कर लें व्यूअर्स अपनी इन चीज़ों के ऊपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगले लेवल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक है? मैं तो ठीक ही हूँ, आप ज़रा थकी थकी आज लग रही हैं लेकिन मुझे पता है क्यों, क्योंकि काम भी आपके बहुत से चल रहे होते हैं और मसरूफियत भी आपकी बहुत है, ट्रैवलिंग भी होती है पूरे पाकिस्तान में। आप जाके लोगों के मतलब आप अपने क्लिनिक्स भी सेटअप करती हैं, कुछ आप मतलब पॉपअप क्लिनिक्स भी करते हो, तो माशाल्लाह काम तो आपका अच्छा बहुत जा रहा है। अच्छा जान, सबसे पहले वैसे तो हमने एक्सोसोम्स की बात करनी है जो आजकल हर कोई कर रहा है, एक्सोसोम, स्टेम सेल, इन पे मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले जिससे हमने आज का प्रोग्राम शुरू किया, आपने देखा होगा कि देखिए बड़ों की, बुज़ुर्गों की कदर करना, बड़ों की रिगार्ड करना। बड़े और बुज़ुर्ग चेहरे से रिलेटेड भी तो बड़ी बातें कहा करते थे ना, कि जैसे कि अगर आपकी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर मालिश तेल की ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, बड़े लोगों ने वेस्ट में पहले ये बात की कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, डेंजरस होता है। आज वही लोग इसकी तरफ वापस आ गए हैं। फिर देसी घी की सर पे लगाना, देसी घी की मालिश करना, फिर उबटन, इन चीज़ों के बारे में एज अ प्रोफेशनल आपकी क्या राय है? अच्छा, आपने ये नहीं कहना कि जिस बिकॉज हम बड़ों की रिस्पेक्ट की बात करें तो आप अग्री करें। नहीं। अगर जेन्युइनली ये चीज़ें कारआमद होती हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। बिल्कुल होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह अगर आप ये बात कर रही हैं कि ऑयलिंग की, जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो स्ट्रेच मार्क्स के साथ आते हैं, और वो लोग जो उस दौरान ऑयलिंग कर रहे होते हैं, मसाज कर रहे होते हैं, उन ख़वातीन को स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं। तो अब साइंस भी इस चीज़ को सेकंड करती है। बात ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में उन चीज़ों पर रिसर्च आप साइंटिफिकली करते हैं और एंड पे हम वहीं पहुंचते हैं, लेकिन वो बातें बिल्कुल ठीक हैं। उपटन है, उसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है जिसके ख़िलाफ़ मैं ये कहूँ कि नहीं जी वो ठीक नहीं है। मेडिकली भी ज़ाहिर है उसमें टर्मरिक होता है, वो इस वक्त बिल्कुल कम्प्लीटली पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि टर्मरिक जो है वो आपका बहुत अच्छा स्किन के लिए काम करता है। वो आपके इवन उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, इवन ये कि वो एंटी कैंसरस भी है। और आपने देखा है कि आजकल तो खिलाते भी हैं, बिल्कुल कहते हैं कि जी हल्दी इस्तेमाल करें, थोड़ी सी काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च के साथ, ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन हो, अंदर से आपको हील करता है। पर बात ये ना कि जान, जो स्टेज होता है ये चीज़ें करने का, हाँ, उसको क्रॉस करने के बाद हम ये चीज़ें करते हैं। वो नहीं, बाल पापड़ हो गए तो अब देसी घी लगाना शुरू कर दिया। नहीं, वो ये देखिए डैमेज के बाद अब वो मामला उस हाथ से निकल गया। हाँ, अब प्रिवेंशन के लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं अगर आप बहुत शुरू से, क्योंकि देखिए अगर उपटन है और कोई यंग बच्ची भी इस्तेमाल करती है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं, यंग एज में कर रहे हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप बॉडी पे ऑयल का मसाज कर रहे हैं या आप फेस के ऊपर आप अच्छे किसी भी मतलब इवन जो मलाई है उसका भी लोग कर रहे होते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब आपको एक प्रॉब्लम आ गई, पहले आपने पूरा बेड़ा गर्क कर लिया सारी मिक्स क्रीम्स के साथ, या बालों पे आपने केराटिन, या जिसको केराटिन पे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रिबॉन्डिंग्स और उस तरह के आपने डाइज वगैरह करवाने के बाद अब आप देसी घी के टब के अंदर बैठ भी जाएँ तो कुछ नहीं हो सकता। और यही तो बात मैं बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि व्यूअर्स, आपने अपने ऊपर केमिकल डैमेजेस किए और आप उनको नेचुरल तरीके से ठीक करना चाह रहे हैं। वो नहीं हो सकता। आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को मेंटेन करते रहें। जब कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो चलें आप उसका हल ढूंढें। होता ये है कि हम बार बार अपने स्कैल्प, अपनी, अब पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ की बात होती है। मैंने क्यों अपनी ब्रांड बनानी शुरू की? इसीलिए क्योंकि मुझे ये चीज़ बॉदर करती थी कि यार हर कोई कह रहा है कि ये ना यूज़ करे, तो मार्केट में तो यही मिलता है। और जो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं उनमें या तो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है या वो यूज़ नहीं किए जाते। तो मैंने फिर अपनी चीज़ें बनानी शुरू की। और रिच, ये चीज़ें बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो एक नेचुरल ऑर्गेनिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन अपनी ब्रांड होने के बावजूद मैं कह रही हूँ, आपने उन चीज़ों को यूज़ करना है, हाँ, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए और थोड़ा इन्हांस करने के लिए, लेकिन जो डैमेज किया है
हाँ। और अगर केमिकल डैमेज है उसके फिर लिए नहीं। फिर आपको प्रॉपर डेफिनेटली अब आपको ज़रूरत है कि अब आप डॉक्टर के पास हैं, आप ज़रा यंग एज पे बुज़ुर्गों की बातों पे अमल कर लें। उस वक्त बुरी लग रही होती है, हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, तो वो एक बेस्ट टाइम होता है। लेकिन माँ अब कहती है सर पे तेल लगा लो बेटा, तेल लगा लो, तेल लगा लो, बंदा नहीं लगाता। जब बाल और उसकी जड़ें बिल्कुल जीरो पे आ जाती हैं तो तब आपने बायोटिन भी लेनी है। तो बायोटिन आप उस एज पे क्यों नहीं लेते जब आपके बाल ठीक जा रहे होते हैं? एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है ऐसे ना, ही है। पूरी बर्बादी के बाद हम कहते हैं कि खून की। हाँ ऐसे ही है। अब जिस तरह अगर आप किसी को मल्टीविटामिन दे दें नहीं, या लेकिन जान बायोटिन दे देखो, दें, मेरी छाइयों का जो इशू, अब मैं आपसे अब देखिए, मैं जब गई तो मुझे हर डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन ने कहा कि तुम्हारी प्रेशस प्रेगनेंसी है, हम तुम्हें कोई चीज़ नहीं कर सकते, Exactly. हम लेज़र भी नहीं तुम्हें करेंगे। बिल्कुल। तो मैं फिर क्या करती? तो छाइयाँ तो पक्की होनी थी ना। हाँ वो अब डेफिनेटली अब उस पर हम देखिए, हमने फिर ये देखना होता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, आपकी प्रायोरिटी बेसिकली क्या है, हम किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और किस चीज़ पे नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस होती है, हमने उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं आने दे सकते। आपका जो मामला हुआ था वो दैट वाज एन इंसिडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से छाइयाँ आई। आपका मसला ये नहीं था कि आपकी कोई प्रोडक्ट का डैमेज था या केमिकल का डैमेज था, लेकिन क्योंकि आपका प्रेगनेंसी में हुआ और पूरे उस टेन्योर में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो एक लंबा टेन्योर हो जाता है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो उतनी देर में पक्की हो गई होती हैं। फिर हम ये होता है कि जिस वक्त प्रेगनेंसी से आप फ्री हुए हैं, पहले कोशिश होती है कि अच्छा शायद ये खुद ही चली जाएँ। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में पड़ती हैं और ये बाद में खुद ही ठीक हो जाएंगी, वो आप वेट कर लेते हैं। मुख्तलिफ आप ज़ाहिर प्रोसीजर से भी गुजरते हैं, बाद में वो काम करती हैं नहीं करती, तो मीनवाइल ये होता है कि उनकी रूट्स ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। एक्सोसोम्स क्या भला हैं? एक्सोसोम बेसिकली ये स्टेम सेल डेरिवेटिव्स है, ठीक है, जिनको हम लैब्स के अंदर बनाते हैं और उसको ये एनिमल सोर्स से भी जनरेट किए जाते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक सोर्सेज भी होती हैं और उसके बाद इसको हेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और स्किन के लिए भी, स्किन की रिजुविनेशन के लिए, ये एंटी एजिंग के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और इसके अलावा इसकी हाइड्रेशन यानी कि क्वालिटी ऑफ स्किन को ये बहुत अच्छे से डील करता है। अच्छा, तो क्या एक्सोसोम बेस्ड ट्रीटमेंट जो होती हैं ये आपकी स्कार्स और पिगमेंटेशन, देखिए मेन चीज़ जो आजकल लोगों को होती है, एक तो होती है दाने अगर एक्नी हो, दूसरा होता है कि अगर आपको स्कार्स पड़े हों, यूजुअली एक्नी स्कार्स ही होते हैं क्योंकि एक्टिव एक्नी के लिए तो फिर इलाज मुख्तलिफ होता है। और क्या एक्सोसोम उसके लिए भी करामत होता है। ठीक है। एंड देन उसके साथ साथ छाइयाँ। अच्छा हर बंदा मुझे आजकल ये पूछ रहा है कि छाइयों का बताएं, छाइयों का बताएं, मलेज़मा का बताएं, हमारे पूरे यहाँ पे पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, हमारी गर्दन पे लाइनें पड़ी हुई हैं। अच्छा, जो एक्नी की आपने बात की, एक्टिव एक्नी में नो। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये है कि उसमें आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एंटीबायोटिक या कुछ और ट्रीटमेंट चाहिए। एक्सोसोम बिल्कुल नहीं है एक्टिव एक्नी के ऊपर। जब आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के बाद यस आपके स्कार्स पे वो बहुत अच्छा काम करता है एक्सोसोम्स, लेकिन आप जिस भी प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ये मैटर करती है कि अच्छा आपने कितनी देर के बाद उसको रिपीट करना है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपके पुराने स्कार्स हैं या बॉक्स स्कार्स हैं, क्योंकि स्कार्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रोलिंग स्कार्स होते हैं, बॉक्स स्कार्स होते हैं, पिटेड स्कार्स होते हैं। अब उसमें अगर बहुत पुराने हो चुके हुए हैं, लाइक अगर आप 40 ईयर्स से प्लस है, तो स्कार्स पे वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने एक्नी के ठीक होने के बाद कोई साल 2 साल के अंदर अंदर आप एक्सोसोम्स को ले लेते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अनदर प्रोसीजर लाइक माइक्रो नीडलिंग, आप चाहे आरएफ माइक्रो नीडलिंग ले लें, उसके साथ अगर आप इसको लेते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसकी वजह ये है कि ये नए सेल्स बनाता है, ठीक है। लेकिन देखें, आपके लिए स्टेम सेल का डेरिवेटिव है या तो इंसान से ही लिए जाते हैं या फिर आप उसको मतलब केमिकल या सिंथेटिकली, तो क्या स्टेम सेल फिर बेहतर ऑप्शन नहीं है? क्योंकि स्टेम सेल तो मेरी अपनी बॉडी के सेल से बनेगा, राइट? हाँ, जो आपकी अपनी बॉडी से होगा वो स्टेम सेल प्रोसीजर उसको सिंपली कहा जाता है, ठीक है। एक्सोसोम का नाम तब दिया जाता है जब सोर्स आप नहीं है स्टेम सेल की, ठीक है, यानी कि वो एनिमल डेरिवेटिव से है या फिर वो सिंथेटिक लैब में बनाया गया है। लेकिन जान वो क्या हर बंदे को सूट कर जाता है? नहीं, उसमें बाज़ ये देखिए एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, ठीक है, उसमें ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपको किसी किस्म का रिएक्शन जैसे रेडनेस वगैरह होना या एलर्जिक रिएक्शन होना ये आ सकता है। लेकिन उसको अगर आप ट्रेंड हाथों में है तो डेफिनेटली उस अगले बंदे को पता है कि उसने कैसे डील करना है। हाँ, लेकिन ये ना हो ना कि आपने छाई के ऊपर लगाया है और छाई और ज़्यादा हो जाए
कम होने के नहीं, बजाय? छाई ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि वो आपके उस पे काम ना करे। लेकिन हम आमतौर पे जिस तरह हम मीज़ो कर रहे हैं एक पेशेंट की, पिगमेंटेशन हमने कम कर ली या तकरीबन हमने ख़त्म कर ली, फिर हम डाल देते हैं एक्सोसोम। अच्छा, आप जैसे मेरा क्या कर रही हैं मुझे बताएं। हम मीज़ो कर रहे हैं। मीज़ो कर हम मीज़ो कर रहे हैं। और उसमें क्या है? अच्छा, उसके अंदर बेसिकली मेडिसिन्स हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स नहीं है। मेडिसिन्स में जिसमें ट्रांजामिक एसिड होता है, ठीक है, उसके अलावा ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, ठीक है, और इसके अलावा अल्फा आर्बिटोन है। ये इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और वो हम जो यूज़ कर रहे हैं एक बहुत रिनाउंड कंपनी है उसका, जो बाहर की पेरिस की बेसिकली कंपनी है और FDA अप्रूव्ड है, ठीक है। तो वो हम आपका इंजेक्ट करते हैं नैनो नीडल्स के साथ आपकी उस जगह पर टारगेटेडली जहाँ पर आपका यहाँ है पे बेसिकली, क्योंकि ये सन में आपको पता है जल हम आपके जाता पूरे फेस और पे यहाँ नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ वहाँ कर रहे होते हैं जहाँ पर आपके वो आपकी पिगमेंटेशन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जब ये ख़त्म हो जाएगी या अब हमें नज़र आ रहा है कि अच्छा ये 10 या 15% अब रह गई, इससे ऊपर नहीं, फिर हम डाल देते हैं एक्सोसोम्स। वो फिर इसको वापस आने से रोकती है। और वो कितनी दफ़ा फिर लगेंगे एक्सोसोम्स? एक्सोसोम्स आमतौर पे जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें आपने जब लगाया उसके बाद 1 मंथ के बाद आप सेकंड सेशन रिपीट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर आपको 9 मंथ्स में लगता है कि ज़रूरत है तो करवाएं, अदरवाइज़ कुछ लोगों का साल भी गुजर जाता है तो उसके बाद आपको रिपीट करना होता है। यानी कि छाइयाँ सारी ज़िंदगी का ही रोग है, मेंटेनेंस। यस, देखिए आप नई ब्रांड न्यू BMW ले लेंगे, उसकी नहीं करवाएंगी आप मेंटेनेंस? देखिए किस चीज़ को मेंटेनेंस नहीं चाहिए? बात तो सही है। नहीं बजाने, एक तो होती है ना कि चलो क्रीम लगा ली डेली मुंह के ऊपर, और एक होता है कि फिर जाके आपने ट्रीटमेंट करवाना। लेकिन आप ये देखें, आप डेली क्रीम लगाना मेरे अपने ख्याल में ज़्यादा मुश्किल काम है बनस्बत इसके कि आपको कोई 4 महीने 6 महीने के बाद जाके कोई एक छोटा सा प्रोसीजर लेना हो। बट मैंने सुना है कि एक्सोसोम का रिजल्ट भी थोड़ी देर में आता है। यस, उसको तकरीबन टाइम लगता है। आपका जिस तरह पहले सेशन जब आप करते हैं तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सेकंड सेशन के 1 महीने के बाद आपको फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। सेकंड सेशन के 1 महीने के बाद, ठीक है। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आज हम ऑन एयर एक्सोसोम्स करके दिखाएंगे, इंजेक्ट करेंगे। यस। चीखें नहीं, रोने नहीं। चले ब्रेक के बाद देखते हैं कि ये लड़की क्या करने वाली है, किसके साथ। जुम्मे का दिन है, हमने दुआएं लेनी है, डांटे नहीं खानी। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद मैं एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि डॉक्टर अरीज जो हैं वो बहुत जेलस होती हैं मेरी मिस नौशीन एहसान के साथ दोस्ती से। तो अरीज प्लीज़, हम भी दोस्त हैं, आप हमारे बीच में प्यार की दीवार ना बने। आया मज़ा? जब ब्रेक में चीज़ें चल रही होती है आज हमने ऑन एयर भी कर दी। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मिस नौशीन एहसान है, जिनको आज हमने जो है एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड के तौर पे बुलाया है। मॉडल, सॉरी जान, सॉरी, उन्होंने कहा मॉडल। सो आज वो हमारी मॉडल है, और मॉडल के साथ जो एक्चुअली हम सब में से जो मॉडल लगती है और एक वो है मिना। तो मिना तो हमारा बच्चा है, एंड शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डॉक्टर रीज's टीम। लाइक शी ऑलवेज सेज, ये मेरा बच्चा भी है, मेरा राइट हैंड भी है, मेरी फैमिली भी है। तो हम सब की कलेक्टिव बच्ची है ये मिना भी। अलबत्ता जब अपॉइंटमेंट ऊंच नीच कर देती है तो फिर कमबख्ती भी आ जाती है हमारे बच्चे की। नहीं, इसको डांटने का वैसे फ़ायदा नहीं, ये हमारी तरह पत्थर की हो चुकी है। लेकिन एक बच्चा जिसको हम पत्थर का कर चुके हैं वो भी लाहौर की मीडिया इंडस्ट्री में। वैसे तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में शी इज़ वर्किंग, एंड कराची से भी इनको बहुत सी ऑफर्स आती हैं। बट हमारे साथ आमना हसाम है, मॉडल एंड एक्टर। क्या हाल है बेटे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मेरी जान। अच्छा देखो ना, कितनी हैप्पी स्माइलिंग बच्ची बैठी है। आप ऐਵੇਂ सड़ के बैठी हैं जस्ट बिकॉज आपको इतना लाड नहीं मिल रहा जितना। अब देखिए ना, शी इज़ द एपिटमी ऑफ ब्यूटी। नहीं देखिए, मेरे पता है क्या मसला मसला है? देखिए, उन्होंने भी मेरे पास आना है, आपने भी मेरे पास आना है, और आमना ने भी तुम्हारे पास देख ले। तो इनसे बना के रखनी चाहिए। जितनी खोती होती है आंख खोएगी है, If you can afford it, तो ठीक है। माय गॉड, these तानाज। मैं भी कहूँ एक्सोसोम्स कर रही है, क्योंकि देखो है तो महंगा नुस्खा, एक्सोसोम है तो महंगा नुस्खा। हाँ। तो कर भी अपनी बेस्टी के ऊपर ही रही है। मैं किसी और को क्यों डालूं? हाँ, करना ही है तो फिर। देखिए ना, बात ये है कि मेरी दोस्त है कि 1.25 लाख की तो होगी ना। ओ वाओ, ये है OMG वाली बात। जान अब इसके लिए कोई बुंदे शुंदे बनवाओ। उसने पहने हुए मेरे, हम एक दूसरे को उतार लेते हैं चीज़ें, मतलब जो इनके लिपस्टिक हो या ज्वेलरी हो अच्छी लगी उतार लें, दे दे।
बस। वैसे पहले ऐसे रिलेशनशिप्स होती थी, आमना तुम लोगों के लॉट में नहीं है, मिना और आपके एज ग्रुप में इस वाली दोस्तियां नहीं है। नहीं है। व्हाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम लोग सड़ियल ज्यादा हो? नहीं। क्या मतलब? नहीं, आई वांट टू नो। हम लोग तो वो वाली जनरेशन है ना जो घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर और कहते हैं और जिंदगी मौत सहेलियों के साथ है। आप लोगों का लॉट में ना, आप लोगों का एज ग्रुप का लॉट जो है वो काफी ज्यादा सीरियस रिजर्व हो गया। हाँ, हाँ, इनकी दोस्तियां भी वो और तरह की हैं, मतलब वो उस लेवल पे नहीं। काम अभी से जिस तरह काम ये अगर लिपस्टिक लगा रही हैं या लिप ग्लॉस लगा रही, अभी ये मेकअप रूम में इन्होंने मेरे साथ किया, लिप ग्लॉस ऐसे करके लगाया, ये तुम मेरा ले लोगी। हाँ, तुम अपनी लिप ग्लॉस हाँ, तो मेरे इनको पता मैंने ले लेना है। हम लोग तो यार वो वाली जनरेशन है, हमने कि लिटरली हम लोग बैठे होते थे, इवन हम लोग एक्टर्स जो थे काम कर रहे होते थे तो किसी के साड़ी के ब्लाउज में इशू हो गया तो आपने खड़े होकर खुद ही एक किसी और ने, क्योंकि ऑब्वियसली सारा रीडू करना आउटफिट किसी आर्टिस्ट ने ही साथ में दूसरे का कर दिया, सीनियर ने जूनियर को देख लिया। अब जो नई जनरेशन है जो 20s में है और अर्ली 30s में है, आप लोगों के तकाजे बिल्कुल फ़र्क है। अपने काम से आप तू अच्छे थे मैं थे। हाँ, बस लिमिटेड सा है, कुछ ज़्यादा जो है ना, जो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं ना या बहुत फ्रेंडली होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये ऐसे क्यों है, ये मसला हो जाता है हमारे भर में लोग ये सोचते हैं कि कि हम लोग ऐसा भी इतने क्या ओवर है? क्यों हैं। हम तीनों बहुत ओवर लोग हैं। मुझे लग रहा है आप भी मेरी तरह ओवर ही हैं, मशहूर हो चुके हैं, मशहूर जमाना ओवर लोग। भाई हम तो ऐसे हम ही ठीक बेहिस हो है। चुके हैं। हाँ, एक वो वाली भी बेचारी उसी जनरेशन से है जहाँ पे लिटरली, और बाय द वे जो उसने कहा ना मतलब से मतलब, एक्चुअली जो है वो काम की हद तक रिलेशनशिप्स हैं। वो जो होती थी ना जिंदगी मौत वाली दोस्ती, कि भाई अगर खुदा ना खास्ता किसी के मियाँ को खांसी जुकाम भी है तो सहेली जो है वो कि भाई मेरी दोस्त को खिचड़ियाँ और यखनियाँ बनानी पड़ेंगी तो आपकी सहेलियाँ बना बना के भेज रही होती थी, खुद कुछ नहीं करना पड़ता था। मैं पिछले दिनों में 2-3 महीने पहले आई हैड अ फॉल और मेरा लिटरली सर फटा हुआ है और मेरे अपने हस्बैंड को सबसे पहले कह रही हूँ नौशीन को फ़ोन करे। कहते यार तुम्हारा सर फटा हुआ है, तुम नौशीन को फ़ोन करे। मैंने कहा मैं कह रही हूँ उसको फ़ोन करे, मैंने कहा आगे बाकी वो हैंडल कर लेंगी। और सबसे पहला फ़ोन इनको गया था और सबसे पहले मेरे हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ये वहाँ पर खड़ी थी। हाँ जी, कि वो वहाँ से एम्बुलेंस मोड़ दे कि आप नहीं, वो चले जाएं यहाँ एक से। अलग बात है कि खुद वो बेहोश होने वाली हो रही थी। लेकिन अच्छा, तो बेहोश होने वाली को अब हमने करना क्या है, कितनी को तकलीफ देनी है हमने इनको? बिल्कुल सही कह रही हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, माइक नहीं लगा नौशीन मैम को। बेसिकली वो ये कह रही हैं कि देखें यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को आगे लेके चलती हैं, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, बिल्कुल फ़ानी है, आज है कल नहीं है, बट जो ताल्लुक होता है वो सारी ज़िंदगी का होता है। अब मैंने आपसे बात करनी है सीनियर और जूनियर की रिस्पेक्ट की, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री। वो तो मेरी कनीज़ फातिमा तो है ही बहुत बाअदब और रिस्पेक्टफुल, इवन मिना इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल पोलाइट। इससे मुझे तो लगता है कि अपब्रिंगिंग आपकी नज़र आती है और आपकी तरबियत, एंड यू आर वन ऑफ दोज यंग पीपल जिसने इंडस्ट्री में चाहे कोई एज में आपसे बड़ा हो लेकिन काम में भी आपसे जूनियर हो, आप उसको भी रिस्पेक्ट देते हो। मैंने आपको अपनी आंखों से देखा ये करते हुए, और ये मैंने आपकी बात हमेशा एडमायर की है। और चाहे मैं कराची में काम कर रही हूँ, इस्लामाबाद में, मैंने हमेशा कहा है कि भाई अगर एक रिस्पेक्टफुल, अच्छी, टैलेंटेड, खूबसूरत बच्ची के साथ काम करना है तो उसके साथ करो। एंड ऑनेस्टली अरीज यही चीज़ें मैटर करती हैं। डेफिनेटली। अच्छा, हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करा देते हैं और साथ साथ आमो मैं आपसे बात भी करती रहूँगी। अभी हम सबसे पहले क्या करें, इनको नमिंग क्रीम लग चुकी हुई थी, हमने पहले ही लगा दी थी, तो क्योंकि इसमें ये होता है कि ये ज़ाहिर है हमें 45 मिनट्स चाहिए होते हैं, तो इतना टाइम तो नहीं था कि हम ये यहाँ पे कर सकते। अच्छा, एक्सोसोम्स को करने के 2 तरीके होते हैं, हम उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं और माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं, या आपने ये बेसिकली देखना होता है कि आप अचीव बेसिकली उससे क्या करना चाह रहे हैं। तो इनके पहले, सॉरी शेयर करूंगी, पुराना बनाइएगा, कि पहले इनके वॉक्स स्कार्स होते थे। हाँ, इनके बहुत डीप पिटेड स्कार्स थे और उसके pitted बाद scars थे। यस, और उसके बाद हमने इनकी माइक्रो नीडलिंग्स भी की हुई हैं, हमने इनका CO2 लेज़र भी किया हुआ है। अब ये कि हम इनको कुछ अरसे के बाद, आपको मैम एक्टिव थी पहले बचपन में? मुझे आफ्टर डिलीवरी बर्स्ट आया था। आफ्टर डिलीवरी बर्स्ट, अच्छा आफ्टर डिलीवरी बर्स्ट आया, उसने इनको स्कार कर दिया था। हाँ, वो उसमें ये क्योंकि अब इनके बहुत ज़्यादा पुराने थे, बहुत ज़ाहिर है कि हमने अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 10 या 15 साल के बाद आपके वो किए होंगे ट्रीट, ऐसे ही इतने अरसे के बाद। पहले है ना? नहीं आपको सूजी? नहीं, मेरा तो तसव्वुर भी नहीं था। नहीं, मैं इनको कह रही पहले हूँ। दोस्ती नहीं थी। नहीं, अच्छा पहले उस वक्त दोस्ती नहीं थी, उस वक्त दोस्ती नहीं थी। अच्छा, तो अब हम क्या करने लगे? हम नमिंग क्रीम लगा चुके हुए हैं और अब तो अगर हमने लगानी भी होती तो हम इससे ना लगा सकते, तो खैर। हाँ जी, अच्छा, अब ये वो बेसिकली वाइप ऑफ करेंगी और हम यहाँ पे मिक्स करेंगे इसको, एक्सोसोम को। बेसिकली आपके पास ये इसी तरह
अच्छा, ये दो किस्म के, एक येलो है और एक ब्लू है। इनको आपको आपस में मिक्स करना है ना, अच्छा ओके, सॉल्वेंट है एक उसका, ठीक है। एक तो और पाउडर ये है और एक सॉल्वेंट है। एक पाउडर और एक सॉल्वेंट है और उसको मिक्स करके Yes. लगाया जाएगा। तो रीच, अगर आप अपनी चीज़ें वगैरह रेडी कर लें तब तक मैं 2 मिनट बिल्कुल, आमना से बिल्कुल, बात कर लेती हूँ, आप अपना करें, फिर आई विल कम टू यू। आमना, मुझे एक बात बताओ, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट रिगार्ड। आपकी नज़र में सीनियर की रिस्पेक्ट काम की कैपेसिटी में, बीइंग अ ब्रिलियंट एक्टर एंड अ मॉडल, एंड देन उसके साथ साथ एक इंसान होने के नाते, घर में भी तो बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप के अलावा दादा दादी, नाना नानी, अम्मी की खाला हो गई, अब्बू की फुप्पो हो गई, ये वाले रिश्ते भी तो होते हैं। सो सबसे पहले काम का बताओ और उसके बाद मुझे बताओ कि आपकी नज़र में रिश्तों की रिस्पेक्ट कितनी इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, कोई छोटा है आपसे, कोई बड़ा है, आप रिस्पेक्ट करेंगे तो उन छोटों को पता चलेगा कि रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और बड़ों की रिस्पेक्ट आप करेंगे तो छोटे देखेंगे कि अच्छा बड़ों के साथ इस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो ही वो सीखेंगे। मतलब हम सब एक सर्कल में हैं, बड़े अगर जो हैं वो गुस्सा करेंगे तो फिर छोटे सीखेंगे कि भाई इस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन देखो इस ना, तरह भी मैंने हम आपको burst out देखा हो है सकते हैं। शूट के ऊपर बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, टाइम ऊपर नीचे हो रहा होता है। मुझे याद है एक दिन हम लोगों ने 3-4 सीन करने थे और उस दिन सिर्फ आपका एक सीन निकला था। Yes. डिलेज हो रहे थे, इश्यूज चल रहे थे। हमने बात है एक्चुअली यंग लोगों में, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा काम मैंने इन्हीं के साथ किया, और सच्ची बात है मेरी प्रेफरेंस हमेशा आमना ही होती है, अगर मुझे कोई पूछे भी, एंड ये एक फैक्ट है, Thank you. बिकॉज अगेन, और ये मैं पूरी इंडस्ट्री को कहूँगी, यू वांट टू वर्क विद अ गुड पर्सन हु इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन, और जिनका मिजाज भी अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल मिल जाते हैं बद मिजाज, हाँ बद ये मिजाज हो प्रोफेशनल। जाते हैं। आपने चू नहीं की, और बिल्कुल एंड में आपका सीन हुआ, आपने ये भी नहीं कहा कि यार मैं 2 घंटे के लिए फिर कहीं से हुआ आती हूँ, आप शुरू से एंड तक रहे और आप बाकी सीन्स को देखते भी रहे मॉनिटर पे। ऑब्वियसली अगर आप सीखना चाहते हो, ज़िंदगी सीखने का नाम है, अगर आप सीखना चाहते हो तो जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे सीखें कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे मूवमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप जूनियर्स का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस तरह नहीं करना। और मैं तो इवन जो मेरे से जूनियर्स होते हैं उनको मैं बताती हूँ कि अच्छा ऐसे मत करना, ऐसे कर लेना, और ये मत करना, ऐसे ये कर लेना तुम, ये अच्छी लग रही है। और अगर किसी के सेट पे अगर किसी जूनियर के भी बाल खराब हों, कुछ हों, तो मैं ये खराब है, ये ऐसे कर लो, ये तुम ये सेट कर लो, क्यों? क्योंकि हम सब ने मिल के ही सेट बनाना होता है, स्टोरी करनी होती है। बड़ी प्यारी आपको, एक दिन मैं खींच रही थी, कभी कभी होता है व्यूअर्स के आप इरिटेट हुए होते हैं एंड आप नहीं हो रही होती आपसे चीज़ें। मैं इतनी बग हुई थी, ये इतनी प्यारी है, इससे आई और उसने कहा मैं आपकी किसी चीज़ में हेल्प कर दूँ, कुछ चाहिए आपको? व्यूअर्स, इसका कहना ही मेरे लिए बहुत था। वो फिर उसने की भी मेरी हेल्प, बिकॉज शी इज़ अ लवली पर्सन। बट वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, जब हम काम भी फैमिली की तरह करें, जब हम जो भी चीज़ को अगर फैमिली की कैपेसिटी में लेना चाहिए, तो फिर आपको भी पता है कि हर चीज़ आसान हो जाती है। आप इनके पास ट्रीटमेंट के लिए तो जाती हैं, लेकिन आपको जो प्यार और रिगार्ड और रिस्पेक्ट मिलती है, आधा तो मसला उसी में हल हो जाता है। माइक में हाँ। मैं इनके साथ कनेक्ट भी इसीलिए हुई कि इनमें एहसास था। डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एहसास हर कोई नहीं करता। नोबडी लुक्स एट यू एज अ ह्यूमन। इन्होंने जो बातें की वो भी सारी एहसास वाली हैं, तो एहसास होगा तो आप ये रिस्पेक्ट दे सकेंगे ना किसी को। तो जब मैं डॉक्टर रीत से मिली थी तो मुझे इनका ह्यूमन नेचर ही पसंद आया था सबसे पहले। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी यही चीज़ इनकी अपील की। आपको आप यू नो फॉर अ फैक्ट कि मेरी इनसे शो पे मुलाकात हुई है। आई डिड नॉट नो डॉक्टर रतीज, इनका नाम सुना हुआ था, बट वही था कि बिकॉज ये बहरिया में होती हैं और मैं DHA में रहती हूँ, तो मेरे अल्लाह की कसम थॉट प्रोसेस में भी नहीं था कि मैं इतनी दूर जाऊंगी। अब समझ आती है कि इसके पास लोग पूरे पाकिस्तान से क्यों उठ के आते हैं। एक लाइपो की इनके पास पेशेंट आई जो मुझे पता है कि कराची से, इन्होंने कहा वो कराची से आज आ रही है, तो वो उन्होंने 2 दिन बाद, तो मैंने उनका काम करना, तो मैंने कहा कराची में तो नासों से निकल रहे हैं लोग जो लाइपो और ये सारी चीज़ें करते हैं। बट वही वाली बात है ना, एक ट्रस्ट की बात होती है, और अगर आप लोगों को उस तरह से ट्रस्ट कर सके जिस तरह आप फैमिली मेम्बर्स को करते हैं, बल्कि फैमिली मेम्बर से ज़्यादा ही करते हैं दोस्तों को ट्रस्ट। फैमिली के साथ तो हम स्टक है ना। ये तो वो लोग हैं जिनके साथ हम लोग जो पैदा हुए तो भाई भी मिल गए, तो बहनें भी मिल गई, तो फैमिली भी मिल गई। लेकिन दोस्त वो फैमिली हैं जिनको हम खुद चूज करते हैं। तो सिलेक्शन सोच समझ के करनी चाहिए, राइट? अब आप इनको क्या करने लगी? एक्सोसोम हम इनमें दोनों चीज़ें करेंगे। हम बेसिकली नैनो नीडल के साथ इंजेक्ट भी करेंगे और इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग के साथ भी करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता होता है मिक्स होने में। बिल्कुल सही है। अगर आप माइंड ना करें तो डॉक्टर रीच आप हमारे साथ ही रहें, एंड तक हम फिर रिजल्ट भी दिखा देंगे और बात भी कर लेंगे। अल्टीमेटली व्यूअर्स, ये प्रोसेस करने का रीज़न ये नहीं है कि हम आपको उसी वक्त इमीडिएट, क्योंकि एक्सोसोम के रिजल्ट ओवर टाइम आते हैं,
फौरन नहीं आते। इनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये रिजल्ट है इनका। हाँ जी, ठीक है, हम माशाल्लाह। बेसिकली ये एक रिपीट कर रहे हैं इनका जो पार्ट 2 था। हाँ, जो इनका सेशन होना होता है, नहीं इनका बेसिकली 2 दफ़ा हो चुका हुआ है। दिस इज फॉर द थर्ड टाइम आफ्टर अप्रॉक्सिमेटली अ ईयर। तो वो ड्यू भी था। अच्छा, बट होता ये है कि व्यूअर्स देखें, इस किस्म की चीज़ को हम ऑन एयर इसलिए करते हैं ताकि आप देख सकें कि ये घबराने वाली चीज़ नहीं है। लोग डर जाते हैं। देखें, लाइपो स्लाइटली इन्वेसिव प्रोसीजर है। अगर आपने कोई चीज़ काटा पीटी करनी है, समझ आती है। ये सिंपल जो आप जैसे कि चेहरे के ऊपर दवाई लगा रहे हैं, ये आप स्किन के अंदर दवाई दे रहे हैं लिटरली। इसमें कोई वो नहीं है कि जैसे फिलर से आपकी चीक्स बन जाती हैं, या ये आपको अंदर आपकी ही बॉडी में से इसके साथ मिल के आपकी स्किन को रिजुवनेट करता है और एक नेचुरल रिजल्ट आता है। पूरी दुनिया में व्यूअर्स अब फिलर्स और बोटॉक्स कम होता जा रहा है बिकॉज लोग जा रहे हैं प्रोफाइलों की तरफ। या टाइमली अब लोगों ने शुरू कर दिया ना। बोटॉक्स और फिलर तो तब है कि जब अब आपका हो गया, बेड़ा तर गया तो अब अपने कवर करना ऑप्शन। यस, जब आप ये चीज़ें टाइमली ले लेते हैं तो फिर यस यू कैन डिले एजिंग। यू कैन डिले एजिंग एंड आई एम अगेन, अगर कल को सोचा है कि इस किस्म की डायरेक्शन में जाना है या करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर, करना तभी है जब आप अब एजिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है। और 25 की उम्र के बाद तो एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फुल ब्लोन। अच्छा, इससे डार्क सर्कल्स भी कवर होते हैं कि नहीं? बेहतर होते हैं, इससे बहुत बेहतर होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी ही अपने आप को रिजुवनेट कर रही है ना। आप दवाई डाल रहे हैं आपकी अपनी बॉडी के अंदर की चीज़ों को जगाने के लिए, बेसिकली इस तरह से आप अगर डेप्थ है तो डेप्थ सिर्फ फिलर कवर करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर खड्डे पड़े हुए, हाँ, डार्कनेस है तो यस इट कैन कवर इट। सो यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़े टैलेंटेड सिंगर भी हमारे साथ है, उनसे भी कुछ सुनते हुए आएंगे। सराइकी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, उनको भी सुनेंगे और कुछ बातचीत भी करेंगे ब्रेक के बाद। चंगे चंगे रुले असां केड़ी शया इशा गल सोच के ते चुप रह गए। इशा गल सोच के ते चुप रह गए। इश्क बिना आया है वक़्त दे शानू, असां केना रोवना है अपनी वफावानू। इश्क बिना आया है वक़्त दे शानू, असां केना रोवना है अपनी वफावानू। असली नगीने आसे गलियां च पैया इशा गल सोच के ते चुप रह गए। बिछंगे चिंगे रुल गए असां केड़ी शया इशा गल सोच के ते चुप रह गए। ढोले दी जुदाई वाला सोग लग गया है, डाढ़ा तानी जिंदगी नू रोग लग गया है। ढोले दी जुदाई वाला सोग लग गया है, डाढ़ा सानी रोग लग गया है। बिछड़ी दी जवानी सड़ सुक गया इशा गल सोच के ते चुप रह गए। इशा गल सोच के ते चुप रह गए।
भाई वाह, क्या बात है। बहुत ही टैलेंटेड यंग अपकमिंग टैलेंटेड फोक सिंगर खानज़ादा अज़हर अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा आप तो नए नए आए और आपने ऐसी थरथल्ली मचा दी है हर जगह, माशाल्लाह, जी बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। और खानज़ादा साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है म्यूजिशियंस ने, कैरी हमारे साथ हैं और मुजाहिद हुसैन ऑन द तबला। आपको भी वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जहाँ पे टैलेंटेड बच्चों का एक अंबार है हमारे लेफ़्ट पे और राइट पे भी हमारी बड़ी टैलेंटेड यंग लेडी बैठी हुई हैं। आमना तो एक थोड़ी सी कम टैलेंटेड लेकिन बड़ी ही प्यारी मेरी सहेली जो है डॉक्टर अरीज ने व्यूअर्स आज मुझे ऑन एयर कुटना है। अच्छा चले एक्सोसोम लगा लेते हैं। आज माँ सदके मेरी सहेली प्यारी, आप इनको संभालेंगी मैम, मामला ज़रा ख़राब हो रहा है। अच्छा जी, एक्सोसोम्स की तरफ भी आते हैं। अच्छा, एक बात खानदादा के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी व्यूअर्स कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर और बड़ी छोटी उम्र पे माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। और आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है बेटे? आजकल किन चीज़ों पे काम कर रहे हो? हाँ जी, फोक म्यूज़िक जो है ना, आजकल जो ज़माना है वो फोक म्यूज़िक का ही चल रहा है, तो इस वजह से फिर इस तरफ से रुझान ज़्यादा है। फैमिली में कोई और है इस तरफ? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। अल्लाह इजाज़त कैसे मिली? बस सपोर्ट किया है वालिदैन ने और दुआएं भी उनकी साथ है। नहीं तो अम्मा अब्बा से इजाज़त ली थी और कहा था कि मैं आना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा ओके? जी, पहले तो वो काफ़ी रोकते रहे। तो मैं वही तो कहने यहाँ लगी थी जाओ, ना, यहाँ इजाज़तें तो किसी को भी नहीं फिर अम्मे से आराम से मिली। जब उन्होंने देख लिया कि अब ये रुकने वाले नहीं है तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर अल्लाह आपको मज़ीद और कामयाबियों से नवाजे। आमीन। एक और टैलेंटेड यंग लेडी जो किचन में है उन पे भी नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि सब कुछ रेडी। ये सब कुछ रेडी है, कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है और हमारी खीर भी बिल्कुल रेडी है, चिल भी हो चुकी है, सो इट्स रेडी। एक बात ज़रूर बताऊंगी व्यूअर्स, हमने अभी जब खीर चक्की ना तो एक दो लोगों ने कहा ओ इसमें तो अभी चावल नहीं पके। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जब आप बादाम साथ में ग्राइंड करते हैं खीर के तो बादाम, और क्योंकि हमने चावल को भी थोड़ा मोटा मोटा रखा था और हमने साथ में बादाम को भी थोड़ा मोटा रखा था, तो अगर आपको थोड़ा क्रंच फील होता है तो वो बादाम का है। अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप बादाम फिर ना ग्राइंड करें और चॉप करके बाद में डाल दीजिएगा। हमने इसलिए किया क्योंकि बादामी खीर में एसेंस डालने से ज़्यादा मज़े का ये होता है कि अगर आप बादाम को ही ग्राइंड कर दें, जिस तरह आमंड फ्लावर उसमें डाल दें, तो वो भी एक ऑप्शन होता है, राइट? बिल्कुल। तो ये क्लियर करनी थी बात। जी, अब क्या करेंगे हम? अच्छा, ये हम बेसिकली नैनो नीडल के साथ इंजेक्ट करने लगे। अगर आप इसको पकड़ के देखना चाहें तो आपको शायद हार्डली ये नजर भाई नहीं- मैंने तो हाथ भी नहीं लगाना क्योंकि नहीं, आप हाथ फिर में मुझे नहीं, इसी डांटेंगे। से इसको भी खोला ही नहीं हर वक्त तो हम- आप लगा सकते अच्छा, हैं ओके, हाथ। क्योंकि आपने अभी मुझे डांटा है कि सुई की तरह बहन। यही तो बात है। अरे ये तो नेल से भी इतनी सी है बिल्कुल। अच्छा, इससे मिल जाएगा रिजल्ट? क्यों नहीं मिलेगा? वही तो पूछ रही हूँ ना, नहीं, लोग नहीं, इतने नहीं, बड़े बड़े नहीं, सुए नहीं, मुंह में हम लगा रहे मजाक होते- कर रहे हैं यहाँ। नहीं नहीं, होता ना इतने बड़े बड़े सुए मुंह पे लगा देते हैं, इसीलिए तो आपको पता है कि आवाम डर जाती है देखिए, कि इतनी बड़ी नीडल मुंह में जाएगी। ये बेसिकली 3 mm की है और इससे ज़्यादा की डेप्थ हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है? अब आप होता ये कि ये चीज़ें अगर आप ऐड ऑन कर रहे हैं अपने प्रोसीजर्स के दौरान तो डेफिनेटली ये डॉक्टर को कॉस्ट कर रही होती है, ठीक है? इंसुलिन सिरिंज इससे सस्ती आती है, ठीक है? तो वो लेकिन इससे डबल लेंथ है उसकी, हाँ। ठीक है? अब उसमें एक तो ये कि आप कंट्रोल तरीके से उसको लगाएं, लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप इसके साथ लगाते हैं तो आपको बेसिकली आप डीप जा ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक है? ठीक है, ओके। उसमें आपके ज़्यादा आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है प्रोसीजर करते हुए। और ये जो आपने लिक्विड है इसके अंदर, ये टोटल एक्सोसोम है। ये टोटल एक्सोसोम है, ये हम मिक्स कर चुके हैं। आप जब हमने पहले ब्रेक से पहले वो सॉल्वेंट और उसके अलावा जो और उसको कुछ लम्हे देने होते हैं होने के लिए भी, बिल्कुल। तो वो इस वजह से हमने कहा कि ब्रेक से एक प्यारा सा सॉन्ग भी सुन लेंगे और फिर ये भी हम कर लेंगे। तो ये अच्छा, ये अब हम कहाँ कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं? हमने पूरे फेस पे इसको स्प्रेड करना है इवनली। अच्छा, और ये बताइए कि अगर किसी ने ये प्रोसीजर, मतलब कौन से लोग ये नहीं करवा सकते? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई ऐसे लोग जो ये नहीं करा सकते? अगर आपको जिस तरह मैंने कहा कि एक्टिव एक्नी है तो आप नहीं करवाएंगे, या इसके अलावा आपको सोराइसिस या एक्जिमा का कोई इशू है आप नहीं करवाएंगे। कोई आपकी स्किन में एलर्जीज़ बहुत जल्दी होती हैं तो भी आप नहीं लगवाएंगे, ठीक है? इफ़ यूर अदरवाइज़ हेल्दी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें बहुत माइनर सी यूजिंग, बहुत माइनर सी होती है, इसमें ब्रूजेस नहीं पड़ते, इसमें नहीं पड़ते, इसमें ब्रूजेस नहीं पड़ते ऑब्वियसली क्योंकि नीडल इतनी सी है। हाँ। और जब हम दूसरी ट्रीटमेंट्स करते हैं उसमें कभी कभी ज़रा डीप लगाया जाता है इंजेक्शन, वो क्या एक और लेयर होता है स्किन का? हाँ,
क्योंकि जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें कि अब इसके अंदर क्योंकि हम स्किन रिजुविनेशन के लिए कर रहे हैं, हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पिगमेंटेशन के लिए जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो आमतौर पे हमें इससे थोड़ी बड़ी चाहिए होती है नीडल, क्योंकि वो आपकी 3 mm से नीचे डेप्थ में पिगमेंटेशन, क्योंकि आपकी पिगमेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये बेसिकली देखने से नहीं पता चलता कि किस लेयर तक वो स्प्रेड है। आप जिस तक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अक्सर आपको उसकी रेजिस्टेंस से या आपका जो रिस्पांस आया है सेशन का, उससे आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये कितनी डीप हो सकती है। सही, बिल्कुल सही। आप ये लगाती जाएं, मैं तब तक आमना से आप ये जानना चाहूँगी कि जान आजकल काम की क्या मसरूफियत है, काम कैसा जा रहा है? अगेन वही वाली बात है, पहले सारा काम कराची गया, अब ज़्यादातर ड्रामों की शूट या इस्लामाबाद में हो रही हैं या कराची में हो रही हैं। लाहौर में काशिफ भाई हैं, काशिफ ने सारी जो मेजर काम कर रहे हैं यहाँ पे, और उन्हीं के साथ बल्कि मैंने काम स्टार्ट किया नया। वो न्यू ड्रामा कर रहे हैं जिसका नाम है दिल वाली गली। वो अभी हमने स्टार्ट किया। ये जो रमज़ान में ये जो रमज़ान में ऑन एयर जाएगा। हाँ ठीक है। आप एक रमज़ान का प्ले कर रही हैं, दूसरा मैं कर रही हूँ। 7 बजे स्लॉट में मैं हूँ, 8 बजे के स्लॉट में आप लोग लगेगा प्ले। तो रमज़ान के प्लेस की भी व्यूअर्स शूट शुरू हो गई हैं। तो कैसा काशिफ निज़ार के साथ काम करके, बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का। मुझे काफ़ी प्राउड लग रहा है क्योंकि वो किसी को आराम से रखते नहीं है, वो अगले का काम चेक करके उसको एक्टिंग आती है कि नहीं आती। और आपने कितना भी काम किया, आपने ऑडिशन भी करनी होती है। हाँ, और सबसे अच्छा ये था कि जब हमने फर्स्ट सीन अपना दिया तो उनको इतना अच्छा लगा, और वो जो है ना, उन्होंने आके हमें कहा कि यार आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, एक भी रीटेक नहीं हुई। वंडरफुल। तो यही तो मैटर करता है। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या मसरूफियत चल रही है? उसके अलावा मैं एक और ड्रामा कर रही हूँ पीटीवी के लिए ही। पीटीवी के लिए ही। उसका नाम? और उसका नाम है रेशमा। रेशमा जी। उसके अंदर जो है वो मैं लीड पे हूँ। वंडरफुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा। थैंक यू। याद है आपने जब काम शुरू किया था तो आपने कहा था कि आपकी सपोर्टिंग में मुझे नहीं समझ आती, जैसे सिंगर्स के साथ भी अक्सर होता है कि कहा जाता है कि जी 2 गाने आप गा देना, फिर जो मेन आर्टिस्ट है वो आ जाएंगे। एक्चुअली मेन बनने में वक्त लगता है जी। बड़े कम आर्टिस्ट होते हैं जिनको पहले दिन ही कहा जाता है आएं जी आप अपना कॉन्सर्ट कर लें। एक्चुअली आप अपने सीनियर के साथ जब परफॉर्म करते हैं तो आपकी भी आइडेंटिटी बनती है। लोग देखते हैं, कहते हैं यार ये वाला आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है, ये तो है ही है, चले इनको बुला। इसी तरह तो काम के सिलसिले शुरू होते हैं। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी राइट? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और ये फील्ड कोई आसान फील्ड तो है नहीं कि इंसान जो है वो इसको फॉर ग्रांटेड ले या रियलाइज़ ना करे कि क्या अप्स एंड डाउन्स है इसके। वैसे इंसान मैं सबको यही कहती हूँ जो अब जूनियर्स मेरे से बात करते हैं, बल्कि अपना मैसेज दे दो हमारे हाँ, मैं सबको यही कहती हूँ कि स्लो एंड स्टेडी रह के आप लोग जो हैं वो चलें। बिल्कुल जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छा काम आप लोगों को लगे वो करें और सुकून से करें। ये नहीं कि आज एक दिन में आप 2 शूट पकड़ लें, नहीं, एक ही पकड़ें ताकि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसको जो है वो उसको करें और किसी को ये ना हो कि यार इसको ये बहुत तंग करता है और बंदा। स्पीडें नहीं मारनी। हाँ, स्पीड क्योंकि नहीं, हर स्लो, बंदे को स्पीड सुकून। पड़ी होती है, हर बंदे को ये टेंशन होती है कि यार मैक्सिमम जो है मैं चीज़ें एक टाइम में कर लूँ और उसके साथ साथ मुझे फ़ौरन कामयाबी मिले। व्यूअर्स, किसी को भी ऐसे कामयाबी नहीं मिलती, अगर मिलती तो सारी दुनिया ना कामयाब होती। टाइम होता है, एफर्ट होता है, अल्लाह ताला ने भी एक राइट टाइम हमारे लिए डिसाइड किया होता है। मेहनत आपने करनी है, वो शर्त है, और दयानतदारी से। स्टेयर्स आप अपनी खुद बनाएं, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टेप को, आराम से आप चलें। अच्छा मैम जी, सिचुएशन क्या है और साथ साथ आपने हमें मैसेज भी देना है। सिचुएशन ये है कि हम अप्रॉक्सीमेटली हमने इंजेक्ट कर लिया फॉरहेड से, फेदर नोज़ पर डेफिनेटली हम इंजेक्ट नहीं करेंगे, और कुछ पार्ट्स जो भी ये रह जाएंगे उस पर हम माइक्रोनीडलिंग साथ कर देंगे। और उसके बाद जो मैसेज है वो मेरा यही है कि इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं, प्यार दें और प्यार लें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर उम्मीद है कि आपके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो आप पहले इस चीज़ पर आएँ कि आपको अच्छा सलूक करना है। और ये वाली बात तो एज ए डॉक्टर भी आपने महसूस की होगी कि पेशेंट्स आते हैं, चाहे आप करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, उससे ज़्यादा, उस पैसे से ज़्यादा अहम है वो रिस्पेक्ट जो आपने देनी है। मैंने इतना बुरा एटीट्यूड लोगों का देखा है कि जितना जितना पैसा आ जाता है उतना उतना लोगों के अंदर ना एक एटीट्यूड और बदतमीज़ी आ जाती है। लोग कामयाब हो जाते हैं तो उनको लगता है कि हम जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी किसी के साथ बिहेव करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़्ज़त और रिस्पेक्ट होती है जो आपने देनी है। और अगर आप उम्मीद रखते हैं कि कोई आपको रिस्पेक्ट दे तो आपको देनी पड़ेगी साथ में। आपको जो चाहिए आपको वो बांटना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके पास वो घूम के वही चीज़ वापस आनी है जो आपने दी है। बिल्कुल। आप अगर इजाज़त है तो मैं सिर्फ एक चीज़ करना चाहूँगी। मैम आप अपना सर सीधा करेंगी। ये देखिए,
अभी आपके सामने फ्रेश वो चीज़ की गई है, कोई इतना सिर्फ रेडनेस हुई हुई है इस वक्त, और ये 2 घंटे में विद इन 2 आवर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू, आप सर पीछे कर लें, विद इन 2 आवर्स इसने सेटल हो जाना है और मैक्सिमम जो है वो नेक्स्ट डे आप मेकअप लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट? यस। सो एक्सोसोम्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट देगा। जो आप छोटी छोटी ट्रीटमेंट सारा साल कराते रहेंगे उससे बेहतर है कि एक बड़ी ट्रीटमेंट करा लें जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी दे और आपकी स्किन को रिजूविनेट। यस, जो लोग मल्टीपल सेशंस नहीं लेना चाह रहे होते उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। उनके लिए बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू मिना, थैंक यू रीच, थैंक यू प्यार। अब हाथ भी नहीं लगाती, लाडी भी नहीं कर सकती ना आपके साथ। थैंक यू जान, आपका भी हम ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो। हमारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस, आपका भी शुक्रिया बच्चों। एंड बॉस, आपको सुनते सुनते आज के शो को क्लोज करेंगे और कनीज़ आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, आपका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। आई होप कि ये वीकेंड सबके लिए अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे और एक फ्रेश माइंड के साथ ज़िंदगी रही। तो मंडे को फिर मुलाकात होगी। ओवर टू यू बेटा। अपना एक सुपर हिट गाना जिसकी वजह से मेरी पहचान बनी। यार संगत जिथा रखी दिए बत उथा जा लाडवी दिए। यार संगत जिथा रखी दिए बत उथा जा लाडवी बत उता जा लाडवी दिए। यार ते कुएं के भी नहीं दसिया, यार ते कुएं के भी नहीं दसिया। यारी लाके यारी लाके वाला निभी बत उठा जा लाडवी दिए। यार संगत जिथा रखी दिए बत उठा जा लाडवी दिए। माड़े बंदे दी कौन सुनदा है, माड़े बंदे दी कौन सुनदा है। डाढ़े बंदे दी गल मनी दिए बत उता जा लाडवी दिए बत उता